जय हिंद साथियों, मैं अमित सिंह तोमर अमित लाइव एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों ज्योग्राफी प्री कम मेंस हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो उसमें 25 क्लास हो चुकी, तो सारी क्लासें देख लेना दोस्तों। जाके ऊपर के आई बटन में मैंने डाल दी है प्लेलिस्ट, तो सारी पिछली क्लासें देख लेना दोस्तों। तो आज हम दोस्तों 26 नंबर की क्लास है हमारी, जिसमें हम दोस्तों जल परिवहन हेडिंग आप देख रहे होंगे, इससे शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहना। अगर सब्सक्राइब नहीं करा हो तो घंटी के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर देना, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे, इसलिए ऑल नोटिफिकेशन कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जल परिवहन अर्थात वाटर ट्रांसपोर्ट। जल परिवहन का बहुत सबसे सस्ता साधन है। क्या है दोस्तों? परिवहन का सबसे सस्ता साधन जल परिवहन। भारी सामान ढोने के लिए यह सबसे अधिक उपयुक्त है। यह परिवहन प्रणाली ईंधन दक्ष एवं पर्यावरण के अनुकूल है। जल परिवहन को दो वर्गों में विभक्त किया जाता है। पहला है दोस्तों अंतःस्थलीय जलमार्ग और दूसरा है दोस्तों महासागरीय जलमार्ग। तो पहला अंतःस्थलीय जलमार्ग या अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन अर्थात IWT को देखते हैं दोस्तों। तो भारत में बहुत सी नौका वाहन योग्य नदियाँ एवं जलाशय विद्यमान है। ये नदियां दूरस्थ स्थानों को आपस में जोड़ती हैं। प्राचीन काल से ही नदियों का परिवहन हेतु प्रयोग किया जाता रहा है। भारत में कुल 14,500 किलोमीटर जलमार्ग नौगम्य हैं। देश की प्रमुख नदियों में 3,700 किलोमीटर लंबे जलमार्ग पर ही नौका वाहन किया जाता है। भारत में 4,300 किलोमीटर लंबी नहरों की जाल है, जिसमें से 900 किलोमीटर पर मशीनीकृत नौकाएं चलाई जा सकती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी कुछ सहायक नदियां नौगम्य हैं। गोदावरी, कृष्णा तथा महानदी का डेल्टाई भाग, नर्मदा एवं तापी की निचली घाटी, केरल में कयाल अर्थात कयाल क्या है दोस्तों? बैक वाटर्स, तथा गोवा में मांडवी एवं जुआरी नदियाँ भारत के कुछ महत्वपूर्ण आंतरिक जल मार्ग हैं। आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में क्रमशः बकिंघम नहर एवं कंबरजुआ नहरें महत्वपूर्ण नौकाएं चलाई जा सकती हैं। बकिंघम नहर कोरोमंडल तट के समानांतर खारे पानी की नौवहन नहर है। यह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर से तमिलनाडु के बिल्लुपुरम तक विस्तृत है। कुंबेरजुआ नहर गोवा में मांडवी एवं जुआरी को जोड़ती है। अंतःस्थलीय जलमार्ग अथवा अंतर्देशीय जल परिवहन IWT के बुनियादी ढांचे के विकास का मुख्य उद्देश्य वस्तुओं, विशेष रूप से भारी वस्तुओं और जोखिम भरे सामानों की आवाजाही के लिए सड़क और रेल नेटवर्क पर बोझ को कम करना है। अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन IWT क्षेत्र लंबे समय तक निष्क्रिय रहा है और फलतः समग्र परिवहन क्षेत्र में इसकी प्रासंगिकता, क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रासंगिकता और महत्व कम होता चला गया है। ईंधन की बचत, पर्यावरण हितैषी तथा थोक वस्तुओं और जोखिम भरे सामानों आदि के परिवहन के लिए IWT कॉरिडोर की लागत प्रभावशीलता अत्यंत उपयोगी है। इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि IWT कॉरिडोर जहां भी मौजूद हैं उन्हें बुनियादी ढांचे के साथ विकसित किया जाए, ताकि इनका उपयोग बढ़ते कार्गो और यात्री परिवहन के लिए किया जा सके। अब दोस्तों IWT के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विभिन्न कार्यों को संपादित किया जा रहा है। इनका फोकस कार्गो संबंधित परियोजनाओं के ऊपर है। IWT क्षेत्र के विकास हेतु राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 में वर्तमान में कार्यरत 5 राष्ट्रीय जलमार्ग सहित 111 नए राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा की गई है। तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता TEF अध्ययन नए राष्ट्रीय जलमार्ग की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। अभी तक प्राप्त संभाव्यता रिपोर्टों के अनुसार 32 नए राष्ट्रीय जलमार्ग और पहले से मौजूद 5 राष्ट्रीय जलमार्ग को अगले 3 वर्षों में विकसित किया जाना है। अब दोस्तों देखते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग को। तो राष्ट्रीय जलमार्ग का विकास
रख रखाव एवं प्रबंधन आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण अर्थात इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI द्वारा किया जाता है। इस प्राधिकरण का गठन 1986 में किया गया था। इसका उद्देश्य नौवाहन और समुद्री आवागमन को सुनिश्चित करना है। इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय जलमार्ग दोस्तों क्या है तो गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र का इलाहाबाद हल्दिया भाग एक्ट 1982 के अनुसार इस जलमार्ग के विकास का दायित्व केंद्रीय सरकार पर है। निम्नांकित 5 जलमार्ग 2010 से 2011 तक राष्ट्रीय जलमार्ग के तौर पर घोषित किए गए। तो दोस्तों ये जलमार्ग देखते हैं। तो पहला है दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग अर्थात राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट अर्थात क्या है वाटर NW नेशनल वाटरवेज 1। तो यह भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है। यह गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र का 1620 किलोमीटर लंबा इलाहाबाद हल्दिया मार्ग है। इसकी घोषणा 1986 में की गई थी। यह जलमार्ग पटना तक यांत्रिकृत नौकाओं द्वारा नौगम्य है तथा हरिद्वार तक साधारण नौकाओं का प्रयोग किया जाता है। विकास की दृष्टि से यह 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है दोस्तों हल्दिया से फरक्का तक 560 किलोमीटर। सेकेंड है दोस्तों फरक्का से पटना तक 460 किलोमीटर। थर्ड है दोस्तों पटना से इलाहाबाद 600 किलोमीटर। तो जलमार्ग विकास परियोजना को अब देखते हैं दोस्तों। तो है कि राष्ट्रीय जलमार्ग अर्थात राष्ट्रीय जलमार्ग 1 अर्थात गंगा नदी के हल्दिया गंगा नदी पे है दोस्तों। तो हल्दिया से वाराणसी खंड चरण 1 की क्षमता में वृद्धि के लिए जल मार्ग विकास परियोजना प्रारंभ की गई है। विश्व बैंक द्वारा इस परियोजना को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 5,639 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य NW1 को 1500 से 2000 टन जहाज़ों के नेविगेशन के योग्य बनाना है। इस परियोजना को विभिन्न उप परियोजनाओं में विभक्त किया गया है, जैसे फेयरवे विकास, नेविगेशन उपकरणों का उपयोग, वाराणसी साहिबगंज और हल्दिया में मल्टी मॉडल टर्मिनलों का निर्माण, फरक्का पर नए नेविगेशन ब्लॉक का निर्माण, रिवर बैंक संरक्षण कार्य और LNG जहाज इत्यादि। अब देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 2 अर्थात NW2। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर 891 किलोमीटर लंबा सदिया धुबरी जलमार्ग है। वर्ष 1988 में इनकी घोषणा की गई थी। ब्रह्मपुत्र नदी में डिब्रूगढ़ तक स्टीमर चलाए जा सकते हैं 1384 किलोमीटर। फिर है दोस्तों थर्ड राष्ट्रीय जलमार्ग 3 है ना। तो यह दोस्तों केरल में कोट्टापुरम से कोल्लम तक विस्तृत है। इस मार्ग की लंबाई 168 किलोमीटर। इसके तहत 168 किलोमीटर पश्चिमी तटीय नहर के साथ अधोग मंडल नहर 250 किलोमीटर और चंपाकारा नहर सम्मिलित है। वर्ष 1991 में इस जलमार्ग की घोषणा की गई थी। अब है दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग 4 अर्थात NW4। तो दोस्तों यह गोदावरी और कृष्णा नदी एवं काकीनाडा और पुदुचेरी नहर कालू बेली टैंक पर बना है। 2008 में इस जलमार्ग की घोषणा की गई थी। इस मार्ग की लंबाई 1028 किलोमीटर है। अब देखते हैं दोस्तों NW5 अर्थात राष्ट्रीय जलमार्ग 5 को देखते हैं दोस्तों। तो यह ब्राह्मणी नदी के तालचेर धमरा नहर, पूर्वी नहर के जियान खली से चरबतिया महानदी डेल्टा नदी तंत्र के साथ मताई नदी पर विस्तृत चरबतिया धमरा मार्ग को सम्मिलित करता है। इस मार्ग की लंबाई 585 किलोमीटर है। 2008 में इस जलमार्ग की घोषणा की गई थी। चलिए दोस्तों अब देखते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 6 अर्थात NW6। तो बराक नदी में लखीमपुर भंगा मार्ग देश का 6वां जलमार्ग है। इसकी लंबाई 121 किलोमीटर है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर पूर्वी क्षेत्र विशेष रूप से असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा एवं अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रों के जहाजरानी एवं माल परिवहन का एकीकृत विकास संभव होगा। जनवरी 2013 में इस मार्ग केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6वें राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में स्वीकृति प्रदान की थी। केंद्रीय जल आयोग द्वारा उत्तर की नदियों को प्रायद्वीपीय नदियों से जोड़ने तथा कोलकाता एवं मंगलोर को जलमार्गों की तटीय प्रणाली के माध्यम से संयुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार
111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग अर्थात NWS घोषित किया गया है, जिनमें 5 मौजूदा NWS सम्मिलित हैं। जैसा कि दोस्तों आप डायग्राम में देख रहे होंगे, भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग दिखाए गए। तो ये डायग्राम का दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए कि कहाँ कहाँ है। जैसे कि दोस्तों NW4 इसमें दिखाया गया, NW5, NW3 है ना, NW2, NW1। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ऊपर का भी दिखा देता हूँ आपको दोस्तों। ये रहा, तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा कि वाटरवेज कहाँ कहाँ हैं, हमारे जो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं तो वो कहाँ कहाँ पर हैं। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। इसी में भारत के अंतः स्थलीय जल परिवहन में समस्याएं। तो नदियों एवं नहरों में नौकायन की सुविधा मुख्यतः जल प्रवाह की निरंतर तथा उसकी गहराई पर निर्भर होती है, जिसमें नौकाएं चलाई जा सके। मौसम के अनुसार जल की मात्रा स्तर में उतार चढ़ाव तथा जलप्रपातों के उपस्थिति जल परिवहन के समक्ष कठिनाई उत्पन्न करते हैं। साथ ही नदी तल में अवसादों का जमाव, सिंचाई के लिए नहरों में पानी प्रवाहित किए जाने के कारण नदी जल की मात्रा में कमी जलमार्गों, विशेष रूप से तटीय आंतरिक जलमार्गों की प्रमुख समस्या। महासागरीय जलमार्ग को देखते हैं दोस्तों। तो भारत में 7,517 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। इसके तहत मुख्य भूभाग के अतिरिक्त लक्षद्वीप, अंडमान तथा निकोबार की तट रेखाएं भी सम्मिलित है। इसके साथ ही 20 लाख किलोमीटर, 20 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में विस्तृत अनन्य आर्थिक क्षेत्र भी है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक विस्तृत है। भारतीय अर्थव्यवस्था के परिवहन क्षेत्र में महासागरीय जलमार्गों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में मात्रा के अनुसार 95% तथा मूल्य के अनुसार 75% विदेशी व्यापार महासागरीय जलमार्गों द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, महासागरीय जलमार्ग को दो वर्ग में विभक्त किया जा सकता है। पहला है तटीय नौवहन, सेकंड है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नौवहन। तो इसमें दोस्तों फर्स्ट तटीय नौवहन को देखते हैं दोस्तों। तो तटीय नौवहन भारतीय परिवहन नेटवर्क का एक ऊर्जा कुशल, पर्यावरण अनुकूल और आर्थिक रूप कम खर्चीला परिवहन साधन है। यह घरेलू उद्योग और व्यापार के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अतिरिक्त भारत अपने 7,516 किलोमीटर समुद्री तट के साथ 9 समुद्री राज्यों के लगभग 3,80,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सम्मिलित करता है। भारत के EEZ अर्थात EEZ में उप समुद्री संसाधनों के दोहन में भारी वृद्धि देखी गई है। भारत के पास एक लंबी तटीय रेखा है जो परिवहन के इस वैकल्पिक मोड के विकास के लिए अनुकूल है और अनुकूल परिस्थितियों को प्रदान करने वाले प्रमुख और छोटे या मध्यम बंदरगाहों से युक्त है। भारत के तटवर्ती इलाकों में 13 प्रमुख बंदरगाह और 200 छोटे बंदरगाह हैं। प्रमुख बंदरगाह केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन हैं, जबकि छोटे बंदरगाह राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन हैं। तो दोस्तों डायग्राम दिखाया गया है भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो डायग्राम से दोस्तों आप क्या है पूरे प्रमुख बंदरगाह आप याद कर सकते हो दोस्तों। जैसे कि दोस्तों प्रमुख बंदरगाह इसमें क्या है टेबल में दिखाया गया है कि जिसको रेड डॉट से दिखाएगा वो कौन से बंदरगाह है दोस्तों, नॉन मेजर पॉइंट्स हैं, और ब्लू को दोस्तों मेजर पॉइंट्स है। जैसे कि दोस्तों तमिलनाडु में क्या है तुतीकोरेन है, और तमिलनाडु में ही एन्नोर और चेन्नई बंदरगाह। फिर आंध्र प्रदेश में दोस्तों कृष्णापट्टनम बंदरगाह है। तेलंगाना में दोस्तों गंगावरम और काकीनाडा बंदरगाह। ठीक है दोस्तों। फिर आता है आपका तेलंगाना में ही दोस्तों विशाखापट्टनम बंदरगाह। फिर उसके बाद आता है उड़ीसा में दोस्तों गोपालपुर बंदरगाह और पारादीप बंदरगाह, और आपका ये दोस्तों धमरा बंदरगाह भी उड़ीसा में। फिर वेस्ट बंगाल में दोस्तों हल्दिया और कोलकाता पोर्ट है। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं दोस्तों लेफ्ट तरफ, तो इसमें दोस्तों कर्नाटका में न्यू मैंगलोर बंदरगाह, बेलकरी बंदरगाह और करवार बंदरगाह। वो गोवा में दोस्तों मार्मा गोवा बंदरगाह और पणजी बंदरगाह।
फिर है दोस्तों महाराष्ट्र में रत्नागिरी बंदरगाह, धर्मतारा बंदरगाह, रेवांडा बंदरगाह है, दहाऊ बंदरगाह है और उल्वा बंदरगाह। फिर इसके बाद आता है दोस्तों गुजरात में जो है मूल द्वाकरा बंदरगाह है, मुंद्रा ओखा बंदरगाह है, बेदी बंदरगाह है, नवलेखी बंदरगाह है और कांडला बंदरगाह है गुजरात में, है ना। दाहेज भी बंदरगाह गुजरात में और मांगलिया बंदरगाह गुजरात में, है ना। तो दोस्तों ये प्रमुख बंदरगाह जो ब्लू डॉट से आपको दिखाए जा रहे वो मेजर बंदरगाह मतलब प्रमुख बंदर है। और ऊपर तो कोई बंदरगाह है ही नहीं दोस्तों, तटीय रेखा पे ही होता बंदरगाह। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, जूम करके इसको देखते रहना तो याद हो जाएंगे आपको कहाँ कौन कौन से बंदरगाह हैं। चलिए दोस्तों वनडे एग्जाम में क्या है पूछ लिए जाते हैं बंदरगाह। फिर आता है दोस्तों पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह। क्या क्या है प्रमुख बंदरगाह? तो कांडला बंदरगाह गुजरात में, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में, मारवा गोवा बंदरगाह गोवा में, न्यू मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में, कोच्चि बंदरगाह केरल में, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ये पूर्व में नावा शोभा इसका नाम था दोस्तों। फिर है पूर्वी तट के बंदरगाह में दोस्तों प्रमुख बंदरगाह, तो तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में, एन्नोर एवं चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में, कोलकाता हल्दिया पश्चिम बंगाल एवं पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। चलिए दोस्तों अब देखते हैं विशेषताएं और प्रमुख बंदरगाह क्या क्या। तो दोस्तों जैसे कि कांडला बंदरगाह की क्या विशेषता है, तो यह जो है कांडला बंदरगाह कच्छ खाड़ी के सिरे पर स्थित ज्वारी बंदरगाह है। इसके पृष्ठ प्रदेश में गुजरात सहित राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सम्मिलित है। महत्वपूर्ण यातायात की दृष्टि से यातायात की वस्तुओं में खाद्य तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्यान्न, नमक, कपड़ा, कच्चा तेल इत्यादि सम्मिलित है। फिर आता है दोस्तों मुंबई बंदरगाह। तो मुंबई बंदरगाह जो दोस्तों यह प्राकृतिक पोताश्रय है, विस्तृत पृष्ठ प्रदेश जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है। इसके द्वारा अधिकांशतः पेट्रोलियम उत्पाद एवं शुष्क कार्गो का परिवहन किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। मुंबई बंदरगाह पर दबाव को कम करने के लिए विकसित किया गया है। फिर है दोस्तों मारवा गोवा बंदरगाह। तो गोवा में अरब सागर तट पर जुआरी नदी के तट पर स्थित है मारवा गोवा बंदरगाह। यह बंदरगाह लौह अयस्क निर्यात के लिए मुख्य है। इसमें मैग्नीज, सीमेंट, अपशिष्ट उर्वरक और मशीन आयात की जाती है। फिर है दोस्तों न्यू मैंगलोर बंदरगाह। तो दोस्तों यह जो है न्यू मैंगलोर जो है मुंबई तक NH-17 और रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ से लौह अयस्क अर्थात कुद्रे मुख से प्राप्त होता है दोस्तों लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक और सीरा आदि प्रमुख आयात किए जाने वाले उत्पाद है। कोच्चि बंदरगाह को देखते हैं दोस्तों, यह एक प्राकृतिक पोताशय है जहां से उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पाद एवं सामान्य नौभार अर्थात कार्गो का परिवहन होता है। तूतीकोरिन बंदरगाह दोस्तों तमिलनाडु में, यहाँ जो होता है दोस्तों गहरा कृत्रिम पोताशय है। यह गहरा कृत्रिम पोताशय है समृद्ध पृष्ठ प्रदेश के साथ रेल और सड़क मार्ग अर्थात NH-7A से क्या दोस्तों NH-7A से भली भांति जुड़ा हुआ है। यहाँ से मुख्यतः कोयला, नमक, खाद्य तेल, शुष्क और नौभार एवं पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया जाता है। अब दोस्तों देखते हैं इसी में चेन्नई बंदरगाह को। तो चेन्नई बंदरगाह जो है दोस्तों एक कृत्रिम पोताश्रय है। क्या है दोस्तों, ये एक कृत्रिम पोताश्रय है। यहाँ से काफ़ी मात्रा में परिवहन का आवागमन होता है। पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा तेल, उर्वरक, लौह अयस्क और शुष्क कार्गो इत्यादि प्रमुख मद है। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में है। ये बंदरगाह यह देश का प्रथम निगमित पतन है जो चेन्नई से लगभग 20 किलोमीटर दूर एन्नोर में स्थित है। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय और प्रारंभ में थर्मल कोयला, रसायनों, LNG और पेट्रोलियम उत्पादों का संचालन करने के लिए डिज़ाइन और विकसित किया गया है। इसका नया नाम क्या है दोस्तों, कामराज पोर्ट लिमिटेड किया गया। फिर आता है दोस्तों विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो दोस्तों सर्वाधिक गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह।
लौह अयस्क के निर्यात हेतु यहाँ एक बाहरी पोताश्रय का विकास किया गया है। साथ ही कच्चे तेल के लिए भी एक बर्थ यहाँ स्थापित है। इसके सुप्रसिद्ध पृष्ठ प्रदेश है आंध्र प्रदेश के अलावा उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। पारादीप बंदरगाह दोस्तों यह गहरा तथा लेगुन सदृश बंदरगाह है। यहाँ से लौह अयस्क, कपास, मैग्नीज और लोहा एवं इस्पात का निर्यात किया जाता है, जबकि पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्य तेल और मशीनों का आयात किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों कोलकाता हल्दिया इसको देखते हैं। तो यहाँ जो है दोस्तों हुगली नदी के मुहाने पर स्थित बंदरगाह, इसके सुप्रसिद्ध क्षेत्र में छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पूर्वोत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल है। यहाँ से जूट उत्पाद, अभ्रक, कोयला तथा मशीनों का व्यापार होता है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह को देखते हैं। तो इसमें दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पोर्ट ब्लेयर को केंद्र सरकार द्वारा 1 जून 2010 को प्रमुख बंदरगाहों की श्रेणी में रखा गया था। अब दोस्तों भारत के प्रमुख बंदरगाह देख लिया। अब दोस्तों हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय नौवहन। तो अंतर्राष्ट्रीय नौवहन के 4 प्रमुख मार्ग निम्नलिखित है। पहला है दोस्तों उत्तमाशा अंतरिक्ष जलमार्ग। तो यह जलमार्ग भारत का दक्षिण अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका के साथ संपर्क स्थापित करता है। सेकंड है दोस्तों सुएज नहर जलमार्ग। तो यह जलमार्ग दोस्तों भारत को अरब सागर, लाल सागर एवं भूमध्य सागर से होते हुए यूरोपीय देशों से जोड़ता है। थर्ड है दोस्तों सिंगापुर जलमार्ग। तो दोस्तों यह जलमार्ग भारत को चीन, जापान एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों तथा पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा से जोड़ता है। फोर्थ है दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई जलमार्ग। तो यह जलमार्ग भारत को ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड से जोड़ता है। अब देखते हैं दोस्तों वायु परिवहन क्या है। तो वायु परिवहन सर्वाधिक तीव्र गति वाला परंतु सबसे महंगा परिवहन का साधन है। धरातल एवं जलवायु में अत्यधिक विविधता वाले भारत जैसे विशाल देश के लिए वायु परिवहन अत्यंत उपयुक्त साधन है। भारत में औद्योगिक एवं वाणिज्यिक केंद्र एक दूसरे से बहुत दूर दूर स्थित है। देश के आंतरिक एवं विदेशी परिवहन में वायु परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान है। देश के भीतर एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन द्वारा वायु परिवहन का प्रबंधन किया जाता है। वर्तमान में निजी कंपनियां भी वायु सेवाएं प्रदान करती हैं। AAI अर्थात क्या है दोस्तों AAI नागरिक एविएशन मंत्रालय के तहत एक PSU है जो पूरे देश में हवाई अड्डों की बुनियादी ढांचे का विकास और प्रबंधन करता है। 1995 में तत्कालीन 2 प्राधिकरण दोस्तों राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के विलय के साथ AAI अस्तित्व में आया था। AAI देश में स्थल और वायु पर नागरिक उड्डयन अवसंरचना के निर्माण, उन्नयन, रखरखाव और प्रबंध की जिम्मेदारी रखता है। AAI 125 हवाई अड्डों का प्रबंधन करता है, जिसमें 18 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, 7 कस्टम एयरपोर्ट, 78 घरेलू हवाई अड्डे और डिफेंस एयरफील्ड के 26 सिविल एनक्लेव शामिल है। AAI एयर स्पेस के 2.8 मिलियन वर्ग नाइटिकल क्या है दोस्तों या फिर नॉटिकल मील पर एयर नेविगेशन सेवाएं प्रदान करता है। फिर है दोस्तों कि पिछले दशक में नागरिक उड्डयन क्षेत्र का अभूतपूर्व गति से विकास हुआ है। भारत दुनिया के 9वें सबसे बड़े नागरिक उड्डयन बाजार के रूप में उभरा है। वित्त वर्ष 2011 में कुल यात्री यातायात 220.12 मिलियन था, जो वित्त वर्ष 2015 में 19.1 मिलियन हो गया। भारत सरकार अर्थात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निजी भागीदारी के लिए विमान उड्डयन क्षेत्र को खोला है और PPP मॉडल के तहत बड़े शहरों में 6 हवाई अड्डों का विकास किया जा रहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का लक्ष्य है कि 2020 तक देश भर में लगभग 250 हवाई अड्डों का संचालन किया जा सके। भारत में विमान सेवाओं को निम्नलिखित विभागों में विभक्त किया जा सकता है। तो पहला है दोस्तों घरेलू विमान सेवा। तो इसमें दोस्तों आता है कि एयर इंडिया तथा स्पाइस जेट एयरवेज, गो एयर एवं इंडिगो आदि निजी कंपनियां देश के भीतर वायु सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। अब देखते हैं दोस्तों पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड अर्थात PHHL। पवन हंस लिमिटेड 1985 में गठित एक सरकारी निकाय है।
इसका मुख्य उद्देश्य अपतटीय अन्वेषण में पेट्रोलियम क्षेत्र को हेलीकॉप्टर सहायता सेवाएं प्रदान करना है। पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में यात्रा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चार्टर उड़ानें उपलब्ध कराना है। 42 हेलीकॉप्टरों के बेड़े के साथ PHHL एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों में से एक के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा को देखते हैं दोस्तों, तो वर्तमान में औद्योगिक विकास में विदेशों की भूमिका में वृद्धि के साथ अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा के योगदान में भी वृद्धि हुई है। एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं प्रदान करती है। जेट एयरवेज एवं सहारा एयरलाइंस भी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं प्रदान करती हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसी में मुक्त आकाश नीति क्या है। तो भारतीय सरकार द्वारा अप्रैल 1992 में मुक्त आकाश नीति लागू की गई। इस नीति का उद्देश्य भारतीय निर्यातकों की सहायता करना तथा उनके निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाना है। इस नीति के तहत विदेशी एयरलाइंस या निर्यातकों का संगठन कोई भी मालवाहक वायुयान भारत में ला सकते हैं। पहला इसमें दोस्तों क्या है, तो उड़ान योजना को देखते हैं दोस्तों। उड़ान योजना क्या है दोस्तों कि उड़ान क्षेत्रीय उड्डयन बाजार को विकसित करने के लिए एक नवाचारी योजना है। इस योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों, उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान योजना 200 किलोमीटर से 800 किलोमीटर के मध्य की उड़ानों पर लागू होगी, जबकि पहाड़ी, सुदूरवर्ती, द्वीपीय तथा सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए कोई निम्न सीमा नियत नहीं की गई है। इस योजना के एक न्यूनतम संख्या में उड़ान सीटों को आरक्षित करना है, अर्थात रियायती दरों पर सीटें उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही यह कम दूरी की उड़ानों के किराए पर भी एक अधिकतम सीमा नियत करती है। संतुलित क्षेत्रीय विकास को देखते हैं दोस्तों। तो संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए इस योजना के तहत, उड़ान योजना के तहत आवंटन देश के 5 भौगोलिक क्षेत्रों में समान रूप किया जाएगा। वे क्षेत्र कौन से हैं दोस्तों, तो उत्तर है, पश्चिम है, दक्षिण है, पूर्व है और उत्तर पूर्व है। उड़ान योजना का संचालन जिन हवाई अड्डों में शुरू किया जाएगा उनका चयन राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श करके और उनकी रियासतों की पुष्टि के बाद ही किया जाएगा। उड़ान योजना में वर्तमान सुविधाहीन तथा अत्यंत कम सुविधा प्राप्त हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों का पुनरुद्धार कर कनेक्टिविटी प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। यह योजना 10 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगी, उड़ान योजना। चलिए दोस्तों अब संचार को देखते हैं। सेकंड क्या चालू होता है हमारा, परिवहन को तो देख लिया हमने, ट्रांसपोर्ट का। अब संचार को देखते हैं दोस्तों। तो संचार से आशय किसी सूचना या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने से, इसके माध्यम से मनुष्य के सामाजिक संबंध बनने और विकसित होते हैं, है ना। मानवीय समाज की समस्त प्रक्रियाएं संचार पर आधारित है। प्रारंभ में परिवहन एवं संचार के साधन एक ही थे, परंतु टेलीफोन, टेलीविजन एवं रेडियो के आविष्कार ने संचार के माध्यमों को एक नया आयाम प्रदान किया। वर्तमान युग में संचार माध्यमों की विविधता के कारण संचार प्रक्रिया त्वरित एवं आसान हो गई है। संचार के क्षेत्र में आई क्रांति में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब दोस्तों देखते हैं संचार के 2 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है दोस्तों व्यक्तिगत संचार तंत्र और सेकंड है दोस्तों सार्वजनिक अथवा जनसंचार तंत्र। अब देखते हैं दोस्तों इसमें संचार के साधन क्या क्या है। तो संचार के साधन में जो आता है दोस्तों वो आता है, पहला है व्यक्तिगत संचार साधन और सेकंड है दोस्तों सार्वजनिक संचार के साधन। तो व्यक्तिगत संचार साधन में क्या आता है दोस्तों, पत्र आदि, है ना। पत्र जैसे कि दोस्तों आ गया। दूरभाष का अर्थ क्या है, टेलीफोन। तार अर्थात टेलीग्राम, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट आदि। और सार्वजनिक संचार के साधन में आता है जैसे कि दोस्तों रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, उपग्रह अर्थात सैटेलाइट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं व पुस्तकें, जनसभाएं, गोष्ठियां एवं सम्मेलन आदि आते हैं। अब देखते हैं दोस्तों व्यक्तिगत संचार के साधन। तो व्यक्तिगत संचार के साधन में दोस्तों टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल्स, डाक सेवा आदि व्यक्तिगत संचार के साधन है। संचार के इन सभी साधनों में इंटरनेट सर्वाधिक प्रभावी एवं आधुनिक है। डाक सेवा आधुनिक संचार का सबसे पुराना साधन है, परंतु आज भी इसका महत्व बहुत अधिक है। इंटरनेट एवं ईमेल के माध्यम से तुलनात्मक रूप से अत्यंत कम लागत पर सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है।
इंटरनेट का ई कॉमर्स एवं मौद्रिक लेन देन हेतु भी उपयोग किया जाता है। टेलीफोन एवं मोबाइल के माध्यम से आज के समय में व्यक्ति घर बैठे विश्व के किसी दूसरे कोने में बैठे व्यक्ति के तत्काल संपर्क स्थापित कर सकता है। सेकंड है दोस्तों, जनसंचार तंत्र में क्या क्या आता है, तो रेडियो, अखबार, टेलीविज़न आदि जनसंचार के प्रमुख साधन हैं। देश के विकास की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता का प्रसार करने में जनसंचार के माध्यमों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इससे लोगों को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय योगदान देने की प्रेरणा मिलती है। अब देखते हैं दोस्तों रेडियो। तो भारत में रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम 1923 में कोलकाता के एक क्लब द्वारा किया गया था। 1927 में मुंबई में एवं कोलकाता से विधिवत रेडियो प्रसारण आरंभ किया गया। 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया तथा 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। 1947 में आज़ादी के समय भारत में कुल 6 रेडियो स्टेशन मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ और चंडीगढ़ कार्यरत थे। वर्तमान में रेडियो स्टेशन की संख्या 200 से अधिक हो गई है। 1956 में विविध भारती की शुरुआत हुई। वर्तमान में विविध भारती के 43 केंद्र हैं। इस समय 92% भारतीय भूभाग और 98% भारतीय आबादी तक रेडियो की पहुंच है। अब देखते हैं दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो द्वारा सूचना, शिक्षा एवं मनोरंजन से जुड़े विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। प्राकृतिक आपदा के दौरान रेडियो प्रसारण अत्यंत उपयोगी होते हैं। विदेश सेवा प्रभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भारतीय दृष्टिकोण को विशेष महत्व देकर प्रसारित किया जाता है। विशिष्ट स्थितियों में संसद एवं राज्य विधानसभाओं से विशेष समाचारों का सीधा प्रसारण भी किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों दूरदर्शन अर्थात टेलीविज़न को दोस्तों देखते हैं। तो भारत में सितंबर 1959 में टेलीविज़न का प्रथम प्रसारण एक प्रायोजिक परियोजना के रूप में दिल्ली में एक केंद्र खोलकर किया गया। प्रारंभ में टेलीविज़न में शैक्षणिक कार्यक्रम का प्रसारण होता था। वर्तमान में इसका उपयोग शिक्षा, समाचार व मनोरंजन के लिए किया जाता है। सचित्र होने के कारण टेलीविज़न अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी माध्यम है। अब देखते हैं दोस्तों, सार्वजनिक सेवा प्रसारक होने के कारण दूरदर्शन का उद्देश्य अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण, पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिकी संतुलन संबंधी उपाय तथा साथ ही महिलाओं, बच्चों और वंचित वर्ग आदि के कल्याण संबंधी उपायों को रेखांकित करना है। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय महत्व से संबंधित कार्यक्रमों को भी प्रसारित किया जाता है। सरकारी नीतियों के प्रचार, प्रसार तथा विकास कार्यक्रम के प्रसारण हेतु सशक्त माध्यम है। अब देखते हैं दोस्तों उपग्रह संचार। तो हमारे देश में आज टेलीविज़न, DTH प्रसारण, डिजिटल उपग्रह समाचार संग्रहण DSMG तथा VSAT जैसे विविध अनुप्रयोगों में उपग्रह संचार का प्रयोग विस्तृत व सर्वव्यापी हो गया। यह उपग्रह संचार के कवरेज व पहुंच में वृद्धि के कारण संभव हो सका है। गत 30 वर्षों के दौरान यह तकनीक और भी अधिक परिपक्व हुई है तथा अब इसे अनेक अनुप्रयोगों में व्यावसायिक रूप में प्रयोग किया जा रहा है। उपग्रह संचार का हमारे जीवन पर पड़ रहे प्रभावों के बारे में जितना हम समझते हैं उससे कहीं अधिक रूपों में हम प्रभावित होते हैं। देखते हैं दोस्तों कि सामाजिक हित के उपयोगों में इस तकनीक की क्षमताओं के प्रति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो सदैव से आकर्षित रहा है। साथ ही इस क्षमता का मानवता की भलाई में उपयोग करने के निरंतर प्रयास करता रहा है। इसरो द्वारा सामाजिक हित में किए जा रहे प्रयासों में दूर शिक्षा अर्थात दोस्तों टेली एजुकेशन, दूर चिकित्सा, ग्राम संसाधन केंद्र अर्थात क्या है दोस्तों BRC तथा आपदा प्रबंधन प्रणाली DMS कार्यक्रम शामिल है। देश के विकास एवं कल्याण हेतु अनुप्रयोगों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की क्षमताएं अपार है। समकृति एवं उद्देश्यों के आधार पर भारत की उपग्रह प्रणाली को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो पहली है दोस्तों इसमें भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली अर्थात इनसेट और सेकंड है दोस्तों भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली अर्थात IRS। तो इसमें दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली पहली क्या है, इनसेट को देखते हैं दोस्तों। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह अर्थात इनसेट प्रणाली
सर्वाधिक बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है। 1980 के दशक में इनसेट ने भारत के संचार क्षेत्र में बड़ी क्रांति की शुरुआत की है। इनसेट प्रणाली के उपग्रह जो वर्तमान में कार्यरत हैं वे हैं दोस्तों क्या, इनसेट 2E है, इनसेट 3A है, इनसेट 3B है, इनसेट 3C है, इनसेट 3E है, कल्पना 1 है तथा जीसेट 2 है, एडुसेट तथा इनसेट 4 है। इनसेट प्रणाली के उपयोगों को देखते हैं दोस्तों। तो बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली होने के कारण यह दूर संचार, टेलीविजन प्रसारण, मौसम पूर्वानुमान, आपदा चेतावनी और बचाव क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध कराती है। इनसेट प्रणाली भारतीय अर्थव्यवस्था के अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध कराती। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण दूरसंचार क्षेत्र है जो इनसेट मोबाइल उपग्रह सेवा के साथ साथ बीसेट सेवाएं भी देता है। अब देखते हैं दोस्तों, इनसेट के कारण भारत में 14 से भी अधिक स्थलीय पुनः प्रसारण ट्रांसमीटरों से लगभग 90 करोड़ लोगों तक टीवी की पहुंच संभव हो पाई है। इसके अतिरिक्त इनसेट के कारण ही प्रशिक्षण और विकासात्मक शिक्षा के लिए विशेष चैनल उपलब्ध कर पाना संभव हो पाया है। देखते हैं दोस्तों इसके बाद की साथ ही दूर दराज के क्षेत्र के लोगों व ग्रामीण लोगों को टेलीमेडिसिन नेटवर्क के जरिए विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करा पाना संभव हो पाया। इस नेटवर्क के अंतर्गत 152 अस्पताल आते हैं, जिनमें से 120 अस्पताल सुदूर ग्रामीण इलाकों में है तथा 32 सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल प्रमुख नगरों में। भारत का पहला विषय आधारित उपग्रह एडुसेट के प्रक्षेपण में इनसेट प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली शिक्षण सेवाओं को और बढ़ावा मिला है। एडुसेट विशेष रूप से शिक्षण सेवाओं के लिए है। फिर दोस्तों, इनसेट प्रणाली अपने कुछ अंतरिक्ष यानों में स्थापित वेरी हाई रेजोल्यूशन रेडियोमीटरों तथा CCD कैमरों के माध्यम से मौसम संबंधी जानकारियां भी उपलब्ध कराती है। इसमें मौसम संबंधी चित्रों तथा आपदा चेतावनी रिसीवरों के माध्यम से आने वाले तूफानों की चेतावनी देने के लिए उपयोग किया जाता है। इस उद्देश्य हेतु भारत के पूर्वी और पश्चिमी समुद्री तटों पर 350 रिसीवर लगाए गए। तो सेकंड है दोस्तों, इसमें भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली अर्थात IRS। तो भारतीय सुदूर संवेदन IRS उपग्रह प्रणाली वर्तमान में विश्व में प्रचलित सुदूर संवेदन उपग्रहों के सबसे बड़े समूहों में से एक है। वर्ष 1988 में इस उपग्रह प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इस प्रणाली के उपग्रहों का प्रक्षेपण ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV द्वारा किया जाता है। अब है दोस्तों IRS उपग्रह प्रणाली के उपयोग देखते हैं दोस्तों। तो भारत में सुदूर संवेदन के विभिन्न उपयोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देश के विकास में इसका विशेष योगदान है IRS प्रणाली का। IRS उपग्रह प्रणाली द्वारा लिए गए चित्रों का कृषि से लेकर शहरी नियोजन तक विविध क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। इन उपग्रहों के माध्यम से खनिज अन्वेषण, भूजल से संबंधित जानकारी, फसल उत्पाद आदि से संबंधित प्रामाणिक सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। रिसोर्स सेट, कार्टोसेट, ओशन सेट आदि जैसे भारतीय सुदूर संवेदन श्रृंखलाओं के उपग्रह विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध कराता है। देश में कार्यान्वित प्रमुख परियोजनाओं में पेयजल अभियान के तहत भूजल सर्वेक्षण, मानचित्रण, कृषि, मौसम और भूमि आधारित प्रेक्षण अर्थात फसल का उपयोग करते हुए कृषि उत्पाद का पूर्वानुमान, वन आच्छादन और प्रकार मानचित्रण, घास स्थल मानचित्रण, जैव विविधता विशिष्टीकरण, हिम और हिमनद अध्ययन, भूमि उपयोग मानचित्रण, तटवर्ती अध्ययन, प्रवाल और कक्ष वनस्पति अध्ययन, बंजर भूमि मानचित्रण आदि सम्मिलित हैं। अब दोस्तों देखते हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर क्या है? 30 नंबर का है दोस्तों, जनसंख्या, विश्व एवं भारत। मतलब जनसंख्या को देखेंगे हम, पॉपुलेशन को देखेंगे दोस्तों, वर्ल्ड एंड इंडिया की। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं इसको भी। 30वां चैप्टर है दोस्तों हमारा। तो इसमें दोस्तों हेडिंग देख रहे होंगे आप, पहला दिया गया है विश्व जनसंख्या का एक परिचय, अर्थात दोस्तों क्या है, इंट्रोडक्शन है। तो मेंस में कभी भी आपको दोस्तों क्वेश्चन आएगा तो पहले क्या लिखोगे दोस्तों आप, क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर मेन बॉडी लिखोगे,
फिर कंक्लूजन लिखोगे अर्थात उपसंहार लिखोगे, है ना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि मानव पृथ्वी का सर्वाधिक विशिष्ट प्राणी है तथा साथ ही यह विभिन्न प्रकार के भौगोलिक अध्ययनों का केंद्र बिंदु भी है। किसी देश के संसाधनों के उपभोग के स्तर का पता उस देश की जनसंख्या तथा उनकी जीवन शैली से चलता है। जनसंख्या और उनका जीवन स्तर पर्यावरण को प्रभावित करता है। विकासशील देशों की अपेक्षा विकसित देशों में खाद्यान्न, ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों का प्रति व्यक्ति उपभोग अधिक होता है। किसी देश के आर्थिक विकास के लिए उस देश के मानव संसाधनों का विकास भी आवश्यक है। इस प्रकार जनसंख्या का वितरण, संरचना तथा आर्थिक विकास पर इसका प्रभाव मानव और आर्थिक भूगोल के अध्ययन का महत्वपूर्ण पहलू है। अब देखते हैं दोस्तों 1.1 दिया गया विश्व में जनसंख्या वितरण। तो जनसंख्या वितरण से आशय है भूपृष्ठ पर वितरित जनसंख्या से है। जनसंख्या का विश्व वितरण अत्यधिक असमान है। जनसंख्या का वितरण और घनत्व किसी क्षेत्र की जननांकी विशेषताओं को समझने में सहायक होते हैं। विश्व के कुछ भागों में मानव का अत्यधिक संकेंद्रण पाया जाता है। मोटे तौर पर स्थल भाग के मात्र 10% भाग पर विश्व जनसंख्या का 90% निवास करता है। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। वर्ष 2011 तक विश्व जनसंख्या 7.0 बिलियन तक पहुंच गई थी। एशिया महाद्वीप में विश्व की अधिकतम जनसंख्या 4.26 बिलियन निवास करती। इस दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा अर्थात 1072 मिलियन, तत्पश्चात भूतपूर्व सोवियत संघ सहित यूरोप का 740 मिलियन तथा लैटिन अमेरिका का 599 मिलियन, उत्तरी अमेरिका के 349 मिलियन और ओशिनिया का 237 मिलियन महाद्वीप का स्थान है। स्पष्ट है कि कुछ ऐसे कारक हैं जो पृथ्वी पर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। अब दोस्तों देखते हैं 1950 से 2050 तक वर्ल्ड पॉपुलेशन कैसा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको चार्ट दिया गया है विश्व जनसंख्या का, है ना, वर्ल्ड पॉपुलेशन का चार्ट है ये दोस्तों। 1950 से लेकर 2050 तक किस तरीके से वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ेगी। मतलब 1950 में जैसे कि 2 करीब थी, है ना, करीब 2-2.5 के बीच में थी, मतलब 2 से लेकर 3 के बीच में थी। फिर 1960 में 3 बिलियन हो गई। फिर क्या 80 में 4 बिलियन, वो 75 में 4 बिलियन हो जाएगी। ऐसे 90 में 5 बिलियन होते और 2050 तक ये 9 बिलियन तक पहुंच जाएगी वर्ल्ड पॉपुलेशन, है ना। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ग्रोथ होगा, मतलब पॉपुलेशन इस तरीके से बढ़ेगी। वैसे भी दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा मतलब जो 2 देश हैं वो इंडिया और चीन ही है दोस्तों। अधिकतर करीब 17.5 से ज़्यादा पॉपुलेशन तो इंडिया ही रखता है दोस्तों पूरे विश्व की। अब देखते हो दोस्तों विश्व जनसंख्या घनत्व। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर व्यक्तियों की संख्या उस क्षेत्र के जनसंख्या घनत्व को प्रदर्शित करती है। भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर निवास करने वाले लोगों का पोषण करने की सीमित क्षमता होती है। इसलिए किसी क्षेत्र की जनसंख्या और उस क्षेत्र के क्षेत्रफल के मध्य अनुपात को समझना आवश्यक है। अब देखते हैं दोस्तों क्या है। तो विश्व में जनसंख्या का औसत घनत्व 49 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस आंकड़े का तात्पर्य है कि यदि विश्व की कुल जनसंख्या को पृथ्वी के पूरे धरातल अर्थात क्या है दोस्तों, अंटार्कटिका, सहारा मरुस्थल सहित पर समान रूप से वितरित कर दिया जाए तो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 49 व्यक्ति निवास करेंगे। जनसंख्या घनत्व इक्वल टू जनसंख्या प्लस क्षेत्रफल। जनसंख्या घनत्व को निम्न 2 प्रकारों से दर्शाया जा सकता है। पहला है दोस्तों अंकगणितीय घनत्व। किसी भी क्षेत्र अर्थात दोस्तों जिला, राज्य, देश आदि की कुल जनसंख्या के उसके कुल क्षेत्रफल से अनुपात को उस क्षेत्र की जनसंख्या का अंकगणितीय घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या का अंकगणितीय घनत्व निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो जनसंख्या का अंकगणितीय घनत्व इक्वल टू कुल जनसंख्या प्लस कुल क्षेत्रफल, ध्यान में रखना है दोस्तों। फिर है दोस्तों अंकगणितीय घनत्व से जनसंख्या संकेंद्रण की सही जानकारी प्राप्त नहीं होती। जनसंख्या का वितरण असमान होता है चूँकि लोग अपने निवास के लिए उन्हीं क्षेत्रों को चुनते हैं जहां उत्पादन से संबंधित गतिविधियां अधिक होती हैं, प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं तथा जहां आवागमन आसान होता है। पहाड़ी और उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में, दलदलों में, वनों एवं मानव जीवन के लिए प्रतिकूल क्षेत्रों में सामान्यतः
जनसंख्या नगण्य होती है। इस दोष को दूर करने के लिए कभी कभी कायिक घनत्व की गणना की जाती है। अब दोस्तों देखते हैं कायिक घनत्व अर्थात फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। तो कृषि क्षेत्र अर्थात एरेबल लैंड और जनसंख्या के अनुपात को कायिक घनत्व कहते हैं। चूँकि भारत कृषि प्रधान देश है तथा लगभग 3/4 अर्थात 3/4 जनसंख्या गाँवों में निवास करती है, अतः देश के लिए यह सूचकांक अत्यंत उपयोगी है। कायिक घनत्व ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो कायिक घनत्व इक्वल टू कुल जनसंख्या डिवाइड बाय निवल कृषि क्षेत्र, इसको ध्यान में रखना दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों विश्व जनसंख्या का घनत्व का वितरण कैसे होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया गया होगा दोस्तों, जहाँ पे दोस्तों टेबल में क्या क्या दिखाया है, जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी मोर देन 200 हो गई उसको पूरा ब्लैक से दिखा रहे, और जहाँ पर 51 से 200 के बीच में उसको हल्के से ब्लैक से, और जहाँ पर 11 से 12 तक 11 से 50 तक है दोस्तों उसको बिल्कुल हल्का ब्लैक हो गया है ना। और 1 से 10 में तो दोस्तों ब्लैंक कर दिया, और लेस देन 1 तो डॉटेड लगा दिया। जैसे कि दोस्तों लेस देन 1 का है, यहाँ पे डॉटेड है, यहाँ पे डॉटेड है, यहाँ पे डॉटेड है। प्रति वर्ग किलोमीटर मान सकते हैं दोस्तों जनसंख्या घनत्व है ना, यहाँ पे डॉटेड है। तो काफ़ी क्षेत्र जो है दोस्तों जहाँ पर जनसंख्या घनत्व क्या है बहुत कम है। जैसे कि दोस्तों इंडिया का क्षेत्र क्या है, जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। ये रहा, हम लोग क्या है टीवी ज़्यादा देखते हैं इसलिए जनसंख्या बढ़ जाती है, मतलब टीवी कम देख रहे हैं दोस्तों इसलिए जनसंख्या बढ़ गई। चलिए दोस्तों और भी अब आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, ये तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों जनसंख्या घनत्व में क्या क्या अंतर है। तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व में अंतर, तो विश्व में जनसंख्या के घनत्व में अत्यंत असमानता है। कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व 1 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से भी कम है, जबकि कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व 6000 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से भी अधिक होता है। जनसंख्या घनत्व के प्रतिरूप को चित्र 2 में दर्शाया गया है, जो यहाँ दर्शाता है कि पृथ्वी के कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या संकेंद्रण अधिक है और अन्य क्षेत्रों में अत्यंत कम है। घनत्व के आधार पर विश्व को 3 समूह देशों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है दोस्तों कम घनत्व के क्षेत्र, सेकंड है दोस्तों मध्यम घनत्व के क्षेत्र, और थर्ड है दोस्तों अधिक घनत्व के क्षेत्र। अब देखते हैं दोस्तों क्या क्या दिए गए हैं। तो दोस्तों जैसे कि सन 2008 में जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 10 बड़े देश, और सन 2050 में कौन कौन से देश होंगे। तो जैसे कि दोस्तों सन 2008 में क्या हो गया, चीन हो गया फर्स्ट पे हो गया, भारत सेकंड, यूएसए से थर्ड हो गया, इंडोनेशिया। तो आप दोस्तों इसमें देख लेना। और वहीं पे 2050 में दोस्तों क्या होगा कि 2050 तक भारत सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश हो जाएगा, सेकंड पे चीन आ जाएगा, थर्ड पे यूएसए रहेगा, फिर इंडोनेशिया ही रहेगा फोर्थ पे, और 5वीं पोजीशन बदल जाएगी कि ब्राज़ील की जगह पाकिस्तान आ जाएगा, और 6th पे दोस्तों पाकिस्तान की जगह नाइजीरिया आ जाएगा, और 7th पे दोस्तों नाइजीरिया की जगह ब्राज़ील आ जाएगा 2050 में। तो दोस्तों ऐसे ही रहेगा हमारा क्या है, जनसंख्या बढ़ती ही जाएगी वो तो है ना, या तो विश्व युद्ध हो जाए या कुछ ऐसी संभावनाएं हो जाए जिससे कि जनसंख्या कम हो जाएगी। हाँ, जनसंख्या के घनत्व के आधार पर विश्व के क्षेत्र दोस्तों देखते हैं। तो पहला है कम घनत्व के क्षेत्र, सेकंड है मध्यम घनत्व के क्षेत्र, थर्ड है अधिक घनत्व के क्षेत्र। पहला है दोस्तों कम घनत्व के क्षेत्र कौन कौन से, तो इन क्षेत्रों का घनत्व 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम होता है। विश्व के लगभग 80% भूभाग पर जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। ये क्षेत्र निम्न है। तो इसमें दोस्तों गर्म मरुस्थल में दोस्तों क्या है, ऐसे मरुस्थलों में सहारा, अरब, थार, आटाकामा, मोजाम्बे, कालाहारी, नामीब तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित है। सेकेंड है दोस्तों ध्रुवीय अत्यंत ठंडे क्षेत्र। तो ये क्षेत्र उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के चारों ओर विस्तृत है। इन क्षेत्रों में कनाडा और साइबेरिया अर्थात रूस का उत्तरी भाग, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका सम्मिलित है। थर्ड है दोस्तों ठंडे रेतीले या पथरीले मरुस्थल। तो इसमें दोस्तों गोबी का मरुस्थल, मंगोलिया और चीन की सीमा पर दोस्तों जो होता है ना, मंगोलिया और चीन की सीमा पर, फिर है दोस्तों तारिम बेसिन पश्चिमी चीन में सम्मिलित है। फिर दोस्तों है विश्वती वन। तो इसमें मुख्य रूप से अमेजन नदी का बेसिन और कांगो का बेसिन सम्मिलित है। सेकेंड है दोस्तों मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र में। तो इन क्षेत्रों का घनत्व 50 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है।
इनमें विश्व के निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित है। पहला है दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय वन, तो इसमें कनाडा और यूरेशिया के शंकुधारी वन क्षेत्र सम्मिलित है। सेकंड है दोस्तों शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, तो इसमें उत्तर अमेरिका के प्रेरी, एशिया के स्टेपीज, अफ्रीका के सवाना, दक्षिण अमेरिका के लानोस, दक्षिण अफ्रीका के बेल्ट तथा ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं। फिर है दोस्तों अन्य क्षेत्र, तो अफ्रीका के मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया का भूमंडल सागरीय तट, भूमध्य सागर का एशियाई तट में क्या क्या है दोस्तों, लेबनान, सीरिया तथा टर्की तथा ईरान, इराक और मध्य एशिया के अधिकांश भाग हैं। अब दोस्तों देखते हैं थर्ड है अधिक घनत्व वाले क्षेत्र में दोस्तों, तो इन क्षेत्रों का घनत्व 100 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। इनमें विश्व के निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित है। पहला है दोस्तों चीन सहित सुदूर पूर्व एशियाई क्षेत्र, इसमें चीन के अतिरिक्त कोरिया, जापान एवं फिलीपींस आदि सम्मिलित है। चीन के तटवर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है। फिर आता है दोस्तों दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण एशिया में अधिक घनत्व के क्षेत्रों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव सम्मिलित है। दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम आदि सम्मिलित है। भारत में जनसंख्या का घनत्व 382 2011 की जनगणना से। बांग्लादेश का दोस्तों 978 2004 की जनगणना से। और पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में जनसंख्या संकेंद्रण अधिक है। यूरोप तथा रूस का यूरोपीय भाग, इसमें दोस्तों यूके, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क आदि देश का सम्मिलित है दोस्तों। फिर उत्तर अमेरिका का पूर्वी क्षेत्र, इसमें ग्रेट लेक्स और मिसिसिपी घाटी के पूर्व के क्षेत्र सम्मिलित है। अब देखते हैं दोस्तों जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला है दोस्तों भौतिक कारक में आता है उच्चावश, तो उच्चावश उबड़ खाबड़ और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों जैसे कि धरातल के तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों से कम लोग निवास करते हैं। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों को निवास स्थान के लिए वरीयता देते हैं। मैदानी क्षेत्र कृषि, उद्योग, सड़क निर्माण आदि के लिए अत्यंत अनुकूल होते हैं। इसी कारण एंडीज, रॉकीज आदि पर्वत श्रेणियां, तिब्बत और बोलीविया का पठार आदि क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अत्यंत विरल है, जबकि इसके विपरीत विश्व के अधिकांश मैदानी भागों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। यही कारण है कि भारत के उत्तरी मैदानों और तटीय मैदानों में आबादी अधिक है तथा हिमालय के पर्वतीय भाग में विरल जनसंख्या निवास करती है। अब देखते हैं दोस्तों जलवायु, तो अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। जलवायु की विषमता जनसंख्या की संकेंद्रण में अवरोध उत्पन्न करती है। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिनमें अधिक मौसमी परिवर्तन नहीं होते, अधिक लोगों का आकृष्ट करते हैं। अत्यधिक एवं अल्प वर्षा अथवा विषम जलवायु के क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों से सघन जनसंख्या के केंद्र रहे हैं। फिर है दोस्तों जल की उपलब्धता, तो जल मानव जीवन के अस्तित्व हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। उद्योगों एवं नौ संचालन जैसे विविध उद्देश्यों के लिए जल अत्यंत उपयोगी है। घरेलू उपयोगों के साथ सिंचाई में भी जल का भारी उपयोग होता है। नदियाँ जल की महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं और नदी घाटियाँ सामान्यतः उपजाऊ मृदा में भी संपन्न होती हैं। परिणाम स्वरूप भांगो, चांग, जियांग दोस्तों चीन में, नील, इरावती और दजला, फरात आदि नदी घाटियाँ विश्व के सर्वाधिक सघन बसे हुए क्षेत्र हैं तथा यही कारण है कि गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी भारत के अधिकांश नदी घाटियाँ सघन आबाद हैं। अब देखते हैं दोस्तों मृदा की उर्वरता, तो कृषि से संबंधित गतिविधियों में मृदा की उर्वरता अत्यंत आवश्यक होती है। अतः कृषि प्रधान देशों में जनसंख्या के संकेंद्रण को निर्धारित करने में मृदा की मुख्य भूमिका होती है। बाढ़ के मैदान, विशाल तटीय क्षेत्र तथा गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा प्रदेश में उपजाऊ जलोढ़ मृदा के कारण सघन आबादी पाई जाती है। अब देखते हैं दोस्तों सामाजिक, सेकंड क्या है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के कारण कुछ स्थानों में जनसंख्या संकेंद्रण अधिक होता है। भारत में मथुरा, वाराणसी जैसे स्थानों पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोग निवास करते हैं। इसके विपरीत सामाजिक अशांति वाले क्षेत्रों में विरल
आबादी देखी जाती है, जैसे कि दोस्तों यहूदियों को यूरोप छोड़कर मरुस्थलीय क्षेत्र में आकर नया देश इजराइल बसाना पड़ा था। वर्तमान में सीरिया जैसे क्षेत्रों में सामाजिक अशांति के कारण इन क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण प्रभावित हुआ है। थर्ड है दोस्तों आर्थिक कारक। तो इसमें दोस्तों खनिज क्या है, खनिजों से संपन्न क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करते हैं। कोयले और लोहे जैसे खनिजों ने ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों में जनसंख्या प्रारूप को प्रभावित किया है। वर्तमान में भारत में छोटा नागपुर का पठार और उड़ीसा के पठारी प्रदेश अपनी प्रचुर खनिज संपदा के कारण बड़े उद्योगों का केंद्र बन गए, जिसका प्रभाव इस क्षेत्र के जनसांख्यिकी लक्षणों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। फिर आता है दोस्तों उद्योग। तो उद्योग रोजगार और जीवन के बेहतर अवसर के कारण लोगों को आकर्षित करते हैं। किसी स्थान पर उद्योगों के अत्यधिक संकेंद्रण से सघन जनसंख्या के निवास को प्रोत्साहन मिलता है। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है। भारत में पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र, गुजरात औद्योगिक प्रदेशों में उद्योगों के उल्लेखनीय विकास के कारण ही सघन आबादी निवास करती है। फिर है दोस्तों परिवहन। तो परिवहन के साधनों की बेहतर सुविधा वाले क्षेत्र लोगों को बसने के लिए आकर्षित करते हैं। इसके विपरीत परिवहन की कम सुविधा वाले अथवा दुर्गम क्षेत्रों में जनसंख्या संकेंद्रण कम पाया जाता है। फिर है दोस्तों नगरीकरण। तो नगर योजना के बेहतर अवसर, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी बेहतर सुविधाएं तथा परिवहन एवं संचार के बेहतर साधन प्रदान करते हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में से लोग नगरों की ओर प्रवास करते हैं। शंघाई, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, मॉस्को आदि महानगरों में अत्यधिक सघन जनसंख्या निवास करती है। नगरीकरण के प्रभाव के कारण ही भारत के कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद आदि महानगरों में जनसंख्या का घनत्व 6000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। थर्ड है दोस्तों राजनीतिक कारक। तो राजनीतिक सीमाओं का निर्धारण और सरकारी नीतियों आदि राजनीतिक कारकों ने समय समय पर विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित किया। इन कारकों ने जनसंख्या के एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन एवं व्यापार को प्रभावित किया। 1947 में भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निर्धारण से दोनों ओर के भागों में जनसंख्या पुनः वितरण की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। ऐसी ही प्रवृत्ति राष्ट्रीय राजधानी तथा राज्यों की राजधानियों में व्यापार और प्रशासन का केंद्र होने के कारण पाई जाती है। अब देखते हैं दोस्तों 20 में जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि से अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान निवास करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि से। विश्व की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। मानव जनसंख्या परिवर्तनशील है। अनुकूल परिस्थितियों में जनसंख्या में वृद्धि होती है तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में जनसंख्या ह्रास होता है। पर्याप्त तथा निरंतर खाद्य आपूर्ति और प्राकृतिक प्रकोपों का अभाव अनुकूल परिस्थितियां हैं। इसके विपरीत परिस्थितियों को प्रतिकूल परिस्थितियां कहते हैं। प्रवास का भी उस क्षेत्र की जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है। प्रवासन अर्थात क्या होता है दोस्तों, लोगों के क्षेत्र से बाहर आकर बसने से जनसंख्या में वृद्धि हो सकती तथा उत्प्रवास अर्थात क्या होता है दोस्तों, लोगों के क्षेत्र से बाहर जाने को बोलते हैं उत्प्रवास से जनसंख्या में कमी हो सकती है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं जनसंख्या की वृद्धि की आधारभूत संकल्पनाएं क्या है दोस्तों। तो पहली है दोस्तों जनसंख्या की वृद्धि दर। किसी समय अंतराल के मध्य एक क्षेत्र से जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। जनसंख्या में होने वाले इस परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त किया जा सकता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को देखते हैं दोस्तों। तो मृत्यु दर की तुलना में जन्म दर के अधिक होने से जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। फिर आता है दोस्तों जनसंख्या विस्फोट। तो मृत्यु दर की तुलना में जन्म दर के बहुत अधिक होने पर जनसंख्या में अत्यंत तीव्र होने को जनसंख्या का विस्फोट कहते हैं। फिर आता है दोस्तों धनात्मक वृद्धि। तो दो समय अंतरालों के मध्य जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को धनात्मक वृद्धि कहते हैं। धनात्मक वृद्धि जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर के अधिक होने तथा अप्रवासन क्या दोस्तों अप्रवासन के परिणाम स्वरूप होती है। फिर आता है दोस्तों ऋणात्मक वृद्धि को देखते हैं। तो दो समय अंतरालों के बीच यदि जनसंख्या में कमी हो जाए तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। जन्म दर की तुलना में
मृत्यु दर कम होने तथा उत्प्रवासन से ऋणात्मक वृद्धि होती है। सामान्यतः जन्म दर सदैव मृत्यु दर से अधिक रही है, परंतु आर्थिक रूप से अति विकसित देशों में जन्म दर से मृत्यु दर के अधिक होने के कारण जनसंख्या में कमी की प्रवृत्ति देखी जा रही है। इन देशों में रूस, यूक्रेन, हंगरी आदि अधिकतर यूरोपीय देश सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त महामारी और युद्ध के कारण भी जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि देखी जाती है। जैसे कि दोस्तों नोट क्या है कि केवल सन 1921 को छोड़कर भारत में सदैव धनात्मक वृद्धि रही। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1921 को छोड़कर भारत में सदैव धनात्मक वृद्धि रही, अर्थात 1921 में क्या हुआ था दोस्तों, नेगेटिव वृद्धि हुई थी, ध्यान में रखना है दोस्तों। फिर आता है वास्तविक वृद्धि दर। तो जब जनसंख्या में वृद्धि की गणना करते समय जन्म दर और मृत्यु दर के प्रभावों के साथ प्रवास का क्या मतलब दोस्तों होता है दोस्तों, तो आप्रवास तथा उत्प्रवास का भी सम्मिलित कर लिया जाता है एवं इनके सम्मिलित प्रभाव से जनसंख्या में वृद्धि प्रदर्शित होती है, तब उसे वास्तविक वृद्धि दर कहते हैं। इन घटकों के प्रभाव से जनसंख्या के घटने को वास्तविक ह्रास दर कहा जाता है। वास्तविक वृद्धि दर इक्वल टू जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास दोस्तों, है ना। तो ये दोस्तों एक फॉर्मूला है निकालने का। अब देखते हैं दोस्तों आज संशोधित जन्म दर अर्थात क्रूड बर्थ रेट। तो एक निश्चित अवधि अर्थात मान लो दोस्तों 1 वर्ष तथा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र अर्थात क्या दोस्तों देश, राज्य, क्षेत्र आदि में जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को अशोधित जन्म दर कहते हैं। अशोधित जन्म दर इक्वल टू किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म प्लस किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य की कुल जनसंख्या इंटू 100 होता है, वो इंटू 1000 होता है, ध्यान में रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। नोट है यहाँ पे कि जन्म दर सदैव प्रति 1000 में व्यक्त की जाती है, ध्यान में रखना। अब देखते हैं दोस्तों अशोधित मृत्यु दर अर्थात क्रूड डेथ रेट। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और एक निश्चित समय अवधि में प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या को अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। अशोधित मृत्यु दर इक्वल टू किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या डिवाइड बाय क्या है दोस्तों, भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं, उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या इंटू 1000। तो जन्म और मृत्यु दर अशोधित क्रूड क्यों है, इसको देखते हैं दोस्तों। क्रूड अशोधित का मतलब क्या होता है, क्रूड। तो जन्म दर और मृत्यु दर अशोधित क्यों है, तो जन्म दर को अशोधित इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी प्रत्येक गणना करते समय जन्म ना दे सकने वाले व्यक्ति जैसे कि दोस्तों पुरुष, बालिकाएं, वृद्ध, स्त्रियां भी सम्मिलित किए जाते हैं। अधिक शुद्धता के लिए आयु विशेष जन्म दर, मानकित जन्म दर आदि का उपयोग किया जाता है। अशोधित मृत्यु दर की गणना करते समय व्यक्तियों की आयु और लिंग का ध्यान नहीं रखा जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए आयु विशेष मृत्यु दर जैसे कि दोस्तों प्रौढ़, बाल या शिशु मृत्यु दर, मानकित मृत्यु दर आदि का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट पेज पे कुल प्रजनन दर अर्थात टोटल फर्टिलिटी रेट TFR क्या है दोस्तों। तो एक स्त्री से उसके जीवन काल में जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या को कुल प्रजनन दर कहते हैं। किसी देश की जनसंख्या वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए प्रजनन दर अधिक उपयोगी होती है। अल्प विकसित और विकासशील देशों में प्रजनन दर 6.4 प्रति स्त्री तक है। इसके विपरीत विकसित देशों में प्रजनन दर 2.1 से भी कम है। 2.1 से लेकर 2.5 तक प्रति स्त्री प्रजनन दर होने पर जनसंख्या वृद्धि रुक जाती है अथवा स्थिर हो जाती है। अब देखते हैं दोस्तों जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। तो जनसंख्या वृद्धि तथा खाद्य सुरक्षा, चिकित्सा तथा अन्य सुविधाओं के मध्य घनिष्ठ संबंध है। खाद्य सुरक्षा और अन्य सुविधाओं में वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या में भी वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इसमें दोस्तों फर्स्ट क्या है पॉइंट कि आखेट और संग्रहण युग। तो इस युग में मानव आखेट एवं संग्रहण पर निर्भर था, इसलिए इन्हें दूर दूर तक भ्रमण करना पड़ता था। इसके साथ ही उसे भूख, बीमारियों एवं प्रतिकूल पर्यावरण का सामना करना होता था। इन परिस्थितियों में जनसंख्या बहुत कम थी। अंतिम हिमयुग के पश्चात लगभग 10,000 वर्ष ईसा पूर्व संपूर्ण विश्व में 1 लाख से लेकर 10 लाख तक की जनसंख्या का अनुमान लगाया गया है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों कृषि क्रांति युग।
तो एक अनुमान के अनुसार आज से लगभग 8,000 से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व कृषि का विकास हुआ है। इस युग में मानव ने खेती करना सीखा तथा बस्तियां बसाकर रहने लगा। कृषि के विकास से जीवन में कुछ स्थायित्व आया तथा खाद्य सुरक्षा में वृद्धि हुई। सुविधाओं में बढ़ोतरी के कारण जनसंख्या में थोड़ी वृद्धि होने लगी। एक अनुमान के अनुसार ईसा से 6,000 वर्ष पूर्व संसार की कुल जनसंख्या 50 लाख रही होगी। ईसा के जन्म के समय अर्थात सन 1 में विश्व की जनसंख्या 25.6 करोड़ थी। इससे यह प्रमाणित होता है कि जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ रही थी। अब देखते हैं दोस्तों औद्योगिक क्रांति का युग, उसमें क्या क्या बदलाव हो। तो लगभग 1750 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति के आरंभ में विश्व की जनसंख्या 70 करोड़ थी। इस युग में संसाधनों का विकास हुआ और जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। इसे जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कहा गया। जनसंख्या वृद्धि का यह क्रम 2 शताब्दियों तक चला। औद्योगिक क्रांति से पूर्व नए और अज्ञात क्षेत्रों की खोज हुई। व्यापार के विस्तार से जनसंख्या में भी वृद्धि देखी गई। औद्योगिक युग में जनसंख्या की वृद्धि के कारण क्या क्या हुए दोस्तों। तो पहला कारण ये हुआ दोस्तों कि भाप के इंजन के आविष्कार के परिणाम स्वरूप परिवहन एवं उद्योगों को ऊर्जा प्राप्त होने लगी। यंत्रीकरण से कृषि और उद्योगों के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि जीवन स्तर में वृद्धि, अर्थात क्या है दोस्तों कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से आर्थिक संपन्नता एवं जीवन स्तर में वृद्धि हुई। थर्ड है दोस्तों चिकित्सा सुविधाओं का विकास। तो इसमें दोस्तों है कि महामारियों और संक्रामक रोगों के टीके विकसित होने, कई रोगों के जीवाणुओं को नष्ट करने तथा स्वच्छता में सुधार होने के परिणाम स्वरूप मृत्यु दर में काफ़ी तेजी से कमी आई। फिर दोस्तों देखते हैं आधुनिक युग में क्या क्या हुआ। तो औद्योगिक क्रांति के समय विश्व की जनसंख्या में 0.12 अर्थात 0.12% की दर से वृद्धि हो रही थी। 1930 तथा 1960 में विश्व में जनसंख्या की वृद्धि दर क्रमशः 1% और 2% हो गई। परिणाम स्वरूप जनसंख्या तीव्रता से बढ़ने लगी। 1960 में विश्व की कुल जनसंख्या 3 अरब थी। फिर आता है दोस्तों जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को नियंत्रित करने के प्रयास क्या क्या हुआ। तो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के उत्पाद के रूप में सामने आई समस्याओं के कारण विभिन्न देशों ने जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने हेतु विभिन्न उपाय किए तथा वे जनसंख्या वृद्धि दर में कमी लाने में सफल भी रहे। पिछले 4 दशकों में विश्व जनसंख्या की वृद्धि दर कम होकर 1.2% हो गई है। अब देखते हैं दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर में कमी की प्रवृत्ति क्या क्या। तो विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी तो आई है, लेकिन विकसित और विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी की प्रवृत्ति में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। विकसित देशों में वृद्धि दर कम होकर 0.1% तक ही रह गई है, जबकि विकासशील देशों में वृद्धि दर में कमी तो हुई है, लेकिन यह अभी भी 1% से ऊपर बनी हुई है। अब देखते हैं दोस्तों भविष्य में विश्व जनसंख्या की प्रवृत्ति। तो एक अनुमान के अनुसार सन 2020 में विश्व की कुल जनसंख्या 8 अरब हो जाएगी तथा 2054 में यह 9 अरब हो जाएगी। विश्व की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़ 10 लाख की वृद्धि हो जाती है। इसमें से 8 करोड़ की वृद्धि विकासशील देशों में तथा 10 लाख की वृद्धि विकसित देशों में होती है। वर्तमान में विश्व की जनसंख्या का 20% भाग विकसित देशों में निवास करता है, जो भविष्य में केवल 15% ही रह जाएगा। अकेले एशिया महाद्वीप में ही 6 अरब से अधिक लोग निवास करेंगे, है ना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं संसाधन, प्रौद्योगिकी और जनसंख्या वृद्धि कैसे होगी। तो इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट की मदद से आप चीज़ों को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा याद कर पाओगे दोस्तों, क्योंकि जूम करके आप कभी भी देख सकते हो। तो इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लेना कि आपको दिखाया गया, समय दिखाया गया और किस प्रकार से वृद्धि होगी, है ना। तो इसको दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए मैं दोस्तों आगे बढ़ता हूँ। जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम भी होंगे दोस्तों, कई दुष्परिणाम होंगे, है ना। तो देखते हैं दोस्तों। तो जनसंख्या वृद्धि एक सीमा तक ही वांछनीय होती है। एक सीमा से अधिक जनसंख्या वृद्धि होने के अनेक दुष्परिणाम होते हैं। जैसे कि दोस्तों पहला क्या होगा कि भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव में वृद्धि होने लगती है। सेकंड है दोस्तों शुद्ध जल का अभाव होने लगता है। थर्ड है दोस्तों मृदा अपरदन की दर तीव्र हो जाती है।
फोर्थ है दोस्तों वनावरण कम होने लगता है। और फिफ्थ है दोस्तों प्रदूषण और अति शोषण के कारण मत्स्य भी प्रभावित होने लगता है। जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण और उसे घटाने के उपाय किए जाते हैं। भारत और चीन ने इस दिशा में विभिन्न प्रयास किए हैं। चीन को इस प्रयास में अत्यधिक सफलता मिली है। चीन की एक बच्चे वाली नीति अर्थात वन चाइल्ड पॉलिसी समग्र विश्व में चर्चा का विषय रही है। फिर आता है दोस्तों जनसंख्या में कमी का दुष्परिणाम क्या क्या होगा। तो जनसंख्या में कमी भी चिंता का विषय है। जनसंख्या का संकेंद्रण कम होने के कारण लोग संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग नहीं कर पाते हैं। कृषि, उद्योग, परिवहन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में श्रम शक्ति में कमी होने लगती है, जिससे उत्पादन में कमी आती है। समाज का ढांचा कमजोर होने लगता है। एक सीमा तक जनसंख्या में वृद्धि होने से समाज समृद्ध और उन्नत होता है तथा संसाधनों का संपूर्ण लाभ उठाया जा सकता है। फिर है दोस्तों संसाधन संपन्न एवं कम जनसंख्या वाले विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि ऐसे देशों में संसाधनों का संपूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। जनसंख्या वृद्धि के उपायों को देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बड़े परिवारों को करों में छूट देना जनसंख्या वृद्धि का उपाय। आंतरिक आप्रवास को प्रोत्साहित करना, सरकार द्वारा बच्चों के पालन, शिक्षा का उत्तरदायित्व लेना और आय में वृद्धि करना जनसंख्या वृद्धि के उपाय। अब देखते हैं दोस्तों विश्व की जनसंख्या को स्थिर करने की संयुक्त राष्ट्र की योजना। जनसंख्या संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए 1994 में काहिरा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 9 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें विश्व की जनसंख्या को 2015 तक 7.27 अरब तक सीमित करने की नीति को स्वीकृत किया गया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परिवार नियोजन में महिलाओं की भूमिका में वृद्धि पर जोर दिया गया। साथ ही साक्षरता, शिक्षा, प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य और शिशुओं की देखभाल आदि क्षेत्रों में महिलाओं की जागरूकता में वृद्धि कर जनसंख्या को नियंत्रित करने की योजना स्वीकार की गई। फिर है दोस्तों विश्व की जनसंख्या के दोगुनी होने की अवधि क्या होगी दोस्तों। तो किसी देश प्रदेश की जनसंख्या का उसकी वर्तमान वृद्धि दर से दोगुनी होने में लगे वर्षों की अवधि के द्वारा जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना की जा सकती है। यदि किसी देश की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2.0 है तो उसकी जनसंख्या को दोगुनी होने में 35 वर्ष लगेंगे। जनसंख्या के दोगुने होने की अवधि ज्ञात करने का सूत्र दोस्तों निम्न है। क्या सूत्र है? जनसंख्या के दोगुने होने की अवधि इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय वृद्धि दर। विश्व की जनसंख्या के दोगुने होने की अवधि तेजी से घट रही है। प्रारंभ में दोगुने होने की अवधि 1500 वर्ष थी, अब यह वह घटकर 37 वर्ष हो गई है। नीचे दी गई तालिका में कुछ देशों की जनसंख्या वृद्धि दर प्रदर्शित की गई है। इस तालिका से स्पष्ट है कि विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक है तथा उनमें जनसंख्या के दोगुने होने की अवधि अधिक कम है। इसका कारण यह है कि विकसित देशों में वृद्धि दर तेजी से घट रही है, कुछ देशों में तो नकारात्मक वृद्धि दर हो रही है। जैसे कि दोस्तों हम देखते हैं टेबल को पूरी, तो देश, वृद्धि दर और जनसंख्या के दोगुने होने की अवधि दिखाई गई है ना। तो चार्ट दोस्तों देश है, इसमें 3.2 वृद्धि दर हुई और वर्षों में दोस्तों 22 वर्षों में वृद्धि हुई है। इराक, पाकिस्तान में 2.7 की वृद्धि हुई है और ये दोस्तों 26 वर्षों में वृद्धि हुई। उप सहारा अफ्रीका में 2.5% की वृद्धि हुई है और दोस्तों ये 28 वर्षों में वृद्धि हुई। अफ्रीका में दोस्तों 2.4% वृद्धि हुई और ये 29 वर्षों में हुई। और बांग्लादेश में 2.2% वृद्धि हुई और ये 32 वर्ष में हुई। वहीं पे दोस्तों मिस्र में कैसी वृद्धि हुई तो 2.1% की वृद्धि हुई और 33 वर्षों में हुई। और भारत, लैटिन अमेरिका में दोस्तों 1.7% वृद्धि हुई और 41 वर्षों में वृद्धि हुई है। फिर आता है दोस्तों एशिया, अफ्रीका, विश्व एशिया, ब्राज़ील, श्रीलंका दोस्तों क्या है 1.3% की वृद्धि हुई और 54 वर्षों में हुई। थाईलैंड, सिंगापुर में दोस्तों 0.7% की वृद्धि हुई और 100 वर्षों में हुई। चीन, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में 0.6% की वृद्धि हुई और 116 वर्षों में वृद्धि हुई। वहीं पे दोस्तों फिनलैंड, स्पेन, जापान, यूके में दोस्तों 0.1% की वृद्धि हुई
और 700 वर्षों में वृद्धि हुई है ना। फिर ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूरोप, रूस, यूक्रेन में 200.1 नकारात्मक वृद्धि हुई, अर्थात नेगेटिव परसेंट में। अर्थात क्या दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूरोप, रूस, यूक्रेन में क्या हुआ, घटी है जनसंख्या 0.1% से। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि स्पेन, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, पोलैंड तथा कुछ अन्य देशों की जनसंख्या 100 वर्षों से अधिक अवधि में दोगुनी हुई है, जबकि सऊदी अरब, केन्या, तंजानिया तथा जाम्बिया को अपनी जनसंख्या दोगुनी करने में 21 वर्ष लगे हैं। जर्मनी, बुल्गारिया, हंगरी तथा रोमानिया की जनसंख्याओं में कमी हो रही है। विश्व की 1/4 जनसंख्या 90 देशों में निवास करती है। उनकी जनसंख्या अगली 1 या 2 पीढ़ियों में दोगुनी हो जाती है। वर्तमान वृद्धि दर के साथ भारत की जनसंख्या केवल 41 वर्षों में 1 अरब से 2 अरब हो जाएगी। वर्तमान में कुछ देशों में महामारी एवं अन्य बीमारियों के कारण मृत्यु दर अभी भी बहुत अधिक है। अफ्रीका के कुछ देशों में एड्स के कारण जनसंख्या के एक बड़े भाग का प्रजनन व्यवहार प्रभावित हो रहा है। इससे उन देशों की जनसंख्या की वृद्धि दर में भी कमी आ रही है। अब देखते हैं दोस्तों जनसांख्यिकी संक्रमण की अवस्थाएं देखते हैं, अर्थात दोस्तों डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड इट्स स्टेजेस। जनसंख्यिकी संक्रमण मॉडल एक सैद्धांतिक मॉडल है। यह मॉडल जनसंख्या वृद्धि दर में परिवर्तनों की प्रवृत्तियों पर आधारित है, जैसे कि परंपरागत कृषि अर्थव्यवस्था से आधुनिक औद्योगिक और शहरी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है। इस मॉडल का उपयोग विभिन्न देशों की जनसांख्यिकी अवस्थाओं के पूर्वानुमान में किया जा सकता है। जन्म दर और मृत्यु दर एवं इनके कारण होने वाला जनसंख्या परिवर्तन सांख्यिकी संक्रमण का मूल आधार है। आर्थिक दृष्टि से अविकसित देशों में जन्म दर और मृत्यु दर उच्च होती है। जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था का विकास होता है, उस देश की जन्म दर और मृत्यु दर परिवर्तित होने लगती है। यह परिवर्तन जनसांख्यिकी संक्रमण कहलाता है। प्रत्येक देश अविकसित अवस्था से विकसित अवस्था तक जनसांख्यिकी संक्रमण की निम्नलिखित 3 अवस्थाओं से गुजरता है। तो दोस्तों इसमें फर्स्ट क्या है, प्रथम अवस्था। तो इस अवस्था में जन्म दर एवं मृत्यु दर उच्च होती है, अतः जनसंख्या वृद्धि धीमी गति से होती है। अधिकांश लोग कृषि संबंधी गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। बड़े परिवार को परिसंपत्ति माना जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं एवं प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न होता है। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। महामारियों एवं भोजन की अनिश्चित आपूर्ति के कारण मृत्यु दर अधिक होती है तथा मृत्युओं की क्षतिपूर्ति हेतु जन्म दर अधिक होती है। सेकंड है दोस्तों द्वितीय अवस्था को देखते हैं दोस्तों। तो इस अवस्था के आरंभ में जन्म दर उच्च रहती है, किंतु समय के साथ जन्म दर में कमी होती जाती है। बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, अकाल व बीमारियों पर नियंत्रण, शिशु मृत्यु दर में कमी, आवागमन हेतु उन्नत परिवहन की सुविधाओं तथा भूखमरी पर नियंत्रण के कारण मृत्यु दर तेजी से घटती है। परिणाम स्वरूप तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि होती है। थर्ड है दोस्तों अंतिम अवस्था। तो जननांगी संक्रमण की अंतिम अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर से तेजी से कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप जनसंख्या ह्रास होने लगता है। यह यूरोप के कुछ देशों में हो रहा है, जहां मृत्यु दर बहुत कम हो चुकी है और जन्म दर मृत्यु दर से नीचे जा रही है। परिणाम स्वरूप जनसंख्या में गिरावट आ रही है। जन्म दर में कमी के कारण क्या क्या है दोस्तों? तो पहला है इसमें दोस्तों परिवार नियोजन, सरकारी प्रोत्साहन। सेकंड है दोस्तों अत्यंत निम्न शिशु मृत्यु दर। थर्ड है दोस्तों औद्योगिकरण और मशीनीकरण में श्रम बल की कम आवश्यकता। फोर्थ है दोस्तों छोटे परिवारों के लिए प्रोत्साहन। और फिफ्थ है दोस्तों महिला सशक्तिकरण और प्रतिष्ठा। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं हम। यहाँ पे हमको दोस्तों डायग्राम दिखाया गया है जिसमें कि दोस्तों संक्रमण की अवस्थाएं हमको दिखाई गई है डायग्राम। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, जब 480p में करके स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर दोस्तों आप 140p में ही देखते रहना। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब देखते हैं दोस्तों जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास कैसे होगा। तो जनसंख्या वृद्धि किसी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रमुख है। यह किसी देश की अर्थव्यवस्था को सकारात्मक या नकारात्मक दोनों प्रकार से प्रभावित कर सकती है। सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव उस देश की जनसांख्यिकी संक्रमण की अवस्था पर निर्भर करता है।
संसाधनों के उपयोग और उत्पादन में जनसंख्या के आकार और गुणवत्ता की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्रमिकों की गुणवत्ता का उनके जीवन स्तर में गहन संबंध है। यदि देश संसाधन संपन्न है तथा जनसंख्या कम है, फिर भी देश में अकुशल श्रम है तो वहाँ देश निर्धन होता है। कुशल श्रम द्वारा संसाधनों का अधिक कुशलता पूर्वक उपयोग किया जाता है। परिणाम स्वरूप अधिक जनसंख्या होते हुए भी देश में रहन सहन का जीवन स्तर उच्च होता है। यहाँ देखा गया है कि तीव्र दर से बढ़ती जनसंख्या के कारण कई विकसित देशों में आर्थिक विकास में वृद्धि का लाभ निष्प्रभावी होता जा रहा है। हालांकि आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होती है, परंतु प्रति व्यक्ति आय निम्न ही बनी रहती है तथा गरीबी का स्तर भी उच्च बना रहता है। इस प्रकार इसी अवस्था में जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर देश के आर्थिक विकास में बाधक हो सकती है। देखते हैं दोस्तों, लास्ट पॉइंट है कि सामान्य आर्थिक विकास के स्तर और जनसंख्या वृद्धि में नकारात्मक संबंध होता है। अतः लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए न केवल उच्च आर्थिक विकास स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना आवश्यक है, अपितु जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना भी आवश्यक है। अब देखते हैं दोस्तों, थर्ड पॉइंट है जनसंख्या का संगठन। तो जनसंख्या के जनसांख्यिकी संगठन में लिंगानुपात, आयु संरचना, ग्रामीण नगरीय संगठन, साक्षरता और व्यावसायिक संरचना आदि सम्मिलित है। भाषा, धर्म, जाति संगठन तथा परिवार का आकार जैसी जनसंख्या की विशेषताएं भी जनसंख्या संगठन के घटक है। नियोजन की सफलता के लिए इन सभी घटकों का अध्ययन आवश्यक है। देखते हैं दोस्तों आयु संगठन को। तो इसमें दोस्तों पहला पॉइंट है आयु संगठन। तो आयु संगठन जनसंख्या संगठन का महत्वपूर्ण घटक है। यह विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को दर्शाता है। सामान्यतः संपूर्ण जनसंख्या को निम्नलिखित आयु समूह में विभक्त किया जा सकता है। पहला है दोस्तों युवक या तरुण वर्ग, जिसमें दोस्तों आयु 0 से लेकर 14 वर्ष तक होती। सेकेंड है दोस्तों वयस्क या प्रौढ़ वर्ग, जिसमें दोस्तों आयु 15 से लेकर 59 वर्ष होती। थर्ड है दोस्तों वृद्ध वर्ग, जिसमें दोस्तों आयु 60 और इससे अधिक होती है। फिर है दोस्तों कि इन विभिन्न आयु वर्गों में विभक्त लोगों की संख्या को जनसंख्या का आयु संगठन कहते हैं। विभिन्न देशों में आयु वर्ग में लोगों की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है, परंतु सामान्यतः प्रौढ़ जनसंख्या समान होती है। तरुण और वृद्ध वर्गों के अनुपातों में सर्वाधिक प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। किसी जनसंख्या की आयु संगठन जानने के लिए विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के अनुपात पर आधारित निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। तो पहला है दोस्तों क्या निष्कर्ष है कि जनसंख्या में युवकों और वृद्धों की संख्या अधिक होने से कार्यशील जनसंख्या पर आश्रितों की जनसंख्या अधिक होगी। परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि की संभावना अधिक होती है, श्रम बल अधिक हो सकता है तथा अधिकांश जनसंख्या युवा होती है। फिर है पॉइंट दोस्तों कि यदि जनसंख्या में प्रौढ़ आयु वर्ग के लोगों की संख्या अधिक होगी तो आश्रित जनसंख्या कम होगी। साथ ही विकासशील अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थितियों में रोजगार का अभाव उत्पन्न हो सकता है। फिर थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के देशों में उच्च जन्म दर के कारण तरुण आयु वर्ग अर्थात दोस्तों 0 से लेकर 14 वर्ष की जनसंख्या अधिक है। निम्न जीवन प्रत्याशा वाले देशों में वृद्ध आयु वर्ग की संख्या कम है। फिर पॉइंट है दोस्तों कि निम्न जन्म दर और उच्च जीवन प्रत्याशा वाले देशों में युवकों की जनसंख्या कम और वृद्धों की संख्या अधिक होती है। जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा यूरोप के अधिकांश विकसित देश ऐसे ही देश हैं। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों लिंगानुपात। तो जनसंख्या के लिंग संगठन को लिंगानुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। स्त्री पुरुष की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। विभिन्न देशों में लिंग अनुपात की गणना विभिन्न सूत्रों के माध्यम से की जाती है। कुछ देशों में इसे प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है और कुछ में इसे प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या से व्यक्त किया जाता है। भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां हैं, 943 स्त्रियां। फिर आता है दोस्तों लिंगानुपात जनसंख्या वृद्धि और विवाह की दरों तथा जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना को प्रभावित करता है। सामाजिक आर्थिक कारकों द्वारा प्रभावित होने के कारण इसे किसी देश की आर्थिक सामाजिक दशाओं का सूचक माना जाता है।
सामान्यतः निम्न लिंगानुपात स्त्रियों के निम्न स्तर का सूचक है, अर्थात लड़कियों की तुलना में लड़कों के अधिक प्राथमिकता दी जाती है। विश्व का औसत लिंगानुपात 990 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष है। विश्व के विकसित देशों के लिंगानुपात में बहुत अंतर नहीं पाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध 211 देशों में से 139 देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के अनुकूल है तथा 72 देशों में यह स्त्रियों के प्रतिकूल है, अर्थात पुरुषों की तुलना में स्त्रियां कम है। यूरोप के अधिकांश देशों जैसे कि दोस्तों रूस सहित में लिंगानुपात स्त्रियों के अनुकूल है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि यूरोप के अनेक देशों में स्त्रियों की अधिक संख्या का मुख्य कारण स्त्रियों की बेहतर दशा का होना है। इन क्षेत्रों के अधिकतर पुरुष विश्व के विभिन्न भागों में प्रवास कर गए हैं। फिर है दोस्तों चीन में क्या है 856 बाएँ प्रति 1000 में, भारत में 943 प्रति 1000 में, और सऊदी अरब में दोस्तों 833 प्रति 1000 में, पाकिस्तान में दोस्तों 952 है प्रति 1000 में दोस्तों। तो दोस्तों अफगानिस्तान में 952 है प्रति 1000 में। आदि स्त्रियों के प्रतिकूल लिंगानुपात वाले देश हैं। सर्वाधिक अनुकूल लिंगानुपात एस्टोनिया, अर्थात दोस्तों एस्टोनिया कहाँ है यूरोप में, और सर्वाधिक प्रतिकूल लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में है दोस्तों, जो कि एशिया में। अब लिंगानुपात के दोस्तों ऋणात्मक होने के कारण क्या है, तो कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या के कारण स्त्रियों के अपेक्षा पुरुषों की उच्च जन्म दर तथा स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा का प्रचलन। सेकंड पॉइंट है दोस्तों स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का निम्न होना। किसी क्षेत्र की जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या अधिक होने का अर्थ यह नहीं है कि वहाँ स्त्रियों की दशा अच्छी है। स्त्रियों की संख्या पुरुषों के प्रवास के कारण भी अधिक हो सकती है। अब देखते हैं दोस्तों आयु लिंग पिरामिड क्या है। तो आयु लिंग पिरामिड एक विशेष प्रकार का रेखा चित्र होता है। किसी देश के आयु लिंग संगठन को एक पिरामिड द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इन पिरामिडों से उस देश की अनेक आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त की जाती है तथा आयु एवं लिंग संगठन का अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन मानव संसाधनों के नियोजन में अत्यधिक सहायक होता है। फिर है दोस्तों नीचे पिरामिड के 4 प्रमुख प्रकारों की विशेषताओं को प्रस्तुत करने के लिए एक मॉडल का प्रयोग किया गया है। तो अधिकांश देश संक्रमण की अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये देश पूर्णतः किसी भी मॉडल में फिट नहीं होते। तो विभिन्न देशों के पिरामिडों के अध्ययन से आयु लिंग संरचना संबंधित 4 अवस्थाएं दिखाई गई। तो दोस्तों अवस्था 1 में क्या दिखाया गया, उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर के कारण ऊपर की ओर प्रत्येक आयु वर्ग में कमी, निम्न जन्म प्रत्याशा। अवस्था 2 में उच्च जन्म दर परंतु मृत्यु दर घटने से मध्य आयु वर्ग के लोग की संख्या अधिक, जन्म प्रत्याशा में कुछ वृद्धि। अवस्था 3 में क्या होता है दोस्तों, निम्न जन्म दर निम्न मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, वृद्ध आयु वर्ग 60+ वर्ष आयु के दोस्तों वृद्ध होते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि हो गई। और अवस्था 4 में दोस्तों क्या होता है, निम्न जन्म दर निम्न मृत्यु दर, आश्रित अनुपात अधिक, लंबी जीवन प्रत्याशा। यह सत्य है कि उपयुक्त प्रदर्शित अधिकतर मॉडल किसी भी देश के लिए पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता। तो दोस्तों ये 4 स्टेजों को आप देख सकते हैं दोस्तों, जिसमें कि दोस्तों आपको आयु लिंग संरचना संबंधी 4 अवस्थाएं दिखाई गई। तो जैसा कि दोस्तों हमने पढ़ा था वही 4 स्टेजेस आपको दिखाई गई। तो इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट को लेकर दोस्तों देखते रहना। तो स्टेज 1 में जैसे कि दोस्तों नाइगर को दिखाया गया, स्टेज 2 में हैती को दिखाया गया, स्टेज 3 में दोस्तों मोरक्को इसका एग्जाम्पल, और स्टेज 4 का एग्जाम्पल है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो आप दोस्तों इसको देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। अब आता है दोस्तों नगरीय तथा ग्रामीण संगठन क्या है, 4th नंबर पे है दोस्तों। तो ये है दोस्तों किसी भी देश की जनसंख्या को नगरीय तथा ग्रामीण जनसंख्या में वर्गीकृत किया जा सकता है। पिछले 100 वर्षों में औद्योगिकरण के कारण नगरीकरण का तीव्र गति से विकास हुआ है। 19वीं शताब्दी के अंत तक नगरों की संख्या कम थी तथा ये नगर कृषि उत्पादों की बिक्री के केंद्रों के रूप में कार्य करते थे। अधिकांश लोग कृषि, आखेट, मत्स्यन एवं खनन आदि प्राथमिक गतिविधियों में संलग्न थे, परंतु कृषि में मशीनों के अधिकाधिक उपयोग तथा बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण, रोजगार के अवसरों तथा बेहतर जीवन स्तर के कारण
लोग गांवों से नगरों की ओर प्रवास करने लगे। इस कारण प्राकृतिक वृद्धि के साथ साथ गांवों से नगरों की ओर प्रवास के कारण भी नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होने लगी है। अब देखते हैं दोस्तों, प्रवास की इस प्रवृत्ति से ग्रामीण जनसंख्या में कमी होने लगी। सड़कों और परिवहन के साधनों के विकास से लोग नगरों में रहकर गांवों में खेती करवाने लगे। 2004 में पूरे विश्व की लगभग आधी जनसंख्या नगरीय थी। वर्तमान में विकसित देशों में 75% से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है। विकासशील देशों में लगभग 70% जनसंख्या गांवों में रहती है। अब देखते हैं दोस्तों, परंतु वर्तमान नगरों की सुख सुविधाओं के आकर्षण के कारण नगरों की ओर प्रवास में वृद्धि हुई है। नगरों में विशेष रूप से विकासशील देशों के नगरों में गांवों से जनसंख्या के उत्प्रवास के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई। नगरों में भीड़ भाड़ में वृद्धि हुई। आवास, जल आपूर्ति, मल जल निपटान, परिवहन, रोजगार आदि सभी सुविधाओं पर दबाव पड़ा है। मलिन बस्तियों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। अब देखते हैं दोस्तों, फोर्थ हेडिंग देख रहे होंगे, भारतीय जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। तो जनसंख्या किसी भी देश का महत्वपूर्ण घटक होती है। वर्तमान समय अर्थात दोस्तों 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी दोस्तों? तो 1,210,193,00,000 और 422 है तथा घनत्व 382। तो दोस्तों कभी जनसंख्या मैंने गलत पढ़ ली हो तो दोस्तों आप देख लेना, समझ लेना। लेकिन दोस्तों घनत्व क्या है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। पिछले दशक में भारत की जनसंख्या में 17.5% की वृद्धि हुई है। भारत में विश्व के 2.42% क्षेत्रफल में लगभग 16.87% जनसंख्या निवास करती है। भारत के कई राज्यों की जनसंख्या कई देशों से अधिक है। भारत की जनसंख्या उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या 83 करोड़ से अधिक है। देश की 72.22% जनसंख्या क्या है दोस्तों? जनसंख्या क्या करती है कि 6,38,588 गाँव में निवास करती है। रोजगार के बेहतर अवसर एवं उच्च जीवन स्तर की आकांक्षा में लोग नगरों की ओर प्रवास कर रहे हैं, अतः नगरों की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। भारत की जनसंख्या पुरुष प्रधान है। भारत में प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या अर्थात लिंगानुपात कम है। लिंगानुपात पिछले दशक में थोड़ा बढ़ा है। यही नहीं, स्त्रियों की जनसंख्या निरंतर घट रही है। अब देखते हैं दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के बढ़ने से मृत्यु दर तो घटकर 8 प्रति 1000 रह गई है, लेकिन जन्म दर आज भी बहुत अधिक है। परिणाम स्वरूप भारत की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है। आज़ादी के बाद से भारत की जनसंख्या लगभग तिगुनी हो गई है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं जनसंख्या का वितरण। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 125.01 करोड़ थी। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका असमान वितरण है। भारत जैसे विशाल देश में उच्चावास, जलवायु, जल प्रवाह, मृदा जैसे भौगोलिक कारकों के कारण जनसंख्या का असमान वितरण होना स्वाभाविक है। पिछली शताब्दी में भारत की जनसंख्या से लगभग 330% की वृद्धि हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों में यह वृद्धि 500% से भी अधिक हुई है। पूर्वी भारत के राज्यों में 250 से 500% की वृद्धि हुई। उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण भारत के राज्यों में 150 से 300% के मध्य वृद्धि रही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। इसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश का स्थान है। देश की लगभग 1/4 जनसंख्या केवल उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में रहती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इन दोनों राज्यों की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। दिल्ली की जनसंख्या जम्मू कश्मीर की कुल जनसंख्या या सभी केंद्र शासित राज्यों की कुल जनसंख्या से अधिक है। राज्यों के क्षेत्रफल भी जनसंख्या की तरह असमान है। सर्वाधिक क्षेत्रफल 10.4% वाले राजस्थान राज्य में केवल 5.14% जनसंख्या निवास करती है तथा पश्चिम बंगाल में 2.70% क्षेत्रफल में 7.79% जनसंख्या निवास करती है। अब देखते हैं दोस्तों डेंसिटी और पॉपुलेशन क्या क्या है हम पूरे इंडिया का।
तो इसमें दोस्तों आपको टेबल दी गई है। टेबल में क्या है, जो भारतीय जनसंख्या वितरण एवं घनत्व दिखाया गया। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट से क्या होगा, आपको चीज़ें और अच्छे से याद हो जाएंगी। तो जैसा कि दोस्तों टेबल में क्या है दिखाया गया, नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर सो एंड न्यू। तो ये टेबल का दोस्तों इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लेना। इंडिया का दोस्तों पूरा डायग्राम है, जिसमें पूरा पॉपुलेशन का एक चार्ट मतलब पूरा बता दिया गया है कलर के माध्यम से। चलिए दोस्तों अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व तो क्या होता है। तो दोस्तों भारत विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले देशों में से एक है। भारत का क्षेत्रफल स्थिर है, परंतु जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। परिणाम स्वरूप भारत में जनसंख्या घनत्व भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है कि 1921 से जनसंख्या में घनत्व में निरंतर वृद्धि हो रही है। 1921 में जनसंख्या घनत्व 81 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो 2011 में बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। अर्थात 1921 की तुलना में 2011 में जनसंख्या का घनत्व लगभग 5 गुना हो गया। चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, अतः अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या कृषि गतिविधियों पर आश्रित है। जनसंख्या घनत्व में वृद्धि से संसाधनों पर दबाव में वृद्धि हो रही है। भूमि पर दबाव में वृद्धि के परिणाम स्वरूप गाँव में कई आर्थिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। यद्यपि जनसंख्या का राष्ट्रीय औसत घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, परंतु भारत के राज्यों का जनसंख्या घनत्व अत्यंत असमान है। पर्यावरण की प्रतिकूलता और अनुकूलता के अनुसार जनसंख्या का घनत्व सामान्यतः कम या अधिक होता है। तो दोस्तों देखते हैं सर्वाधिक जन घनत्व वाले 5 राज्य। तो इसमें दोस्तों फर्स्ट पे है जन घनत्व वाले 5 राज्यों में फर्स्ट पे बिहार है, जिसमें कि 1106। फिर पश्चिम बंगाल 1028 प्रति वर्ग किलोमीटर। केरल में 860 वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में 829 वर्ग किलोमीटर में होगा, और हरियाणा में 573। और सबसे कम जन घनत्व वाले 5 राज्य देखते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, 17 प्रति वर्ग किलोमीटर लोग रहते हैं। मिजोरम में 52 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर रहते। जम्मू कश्मीर में 56, सिक्किम में 86 और नागालैंड में 119 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो जन घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों को 5 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है दोस्तों अति न्यून घनत्व वाले राज्य। तो इन राज्यों का जनसंख्या घनत्व 100 और इससे कम पाया जाता है। उत्तर तथा पूर्वोत्तर राज्यों की प्रतिकूल पर्यावरणीय दशाओं के कारण इन राज्यों का जनसंख्या घनत्व अत्यंत कम है। इस वर्ग में उत्तर प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आदि सम्मिलित है। सेकेंड है दोस्तों न्यून घनत्व वाले राज्य। तो इन राज्यों में जनसंख्या घनत्व 101 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर आदि राज्य इस वर्ग में सम्मिलित है। थर्ड है दोस्तों सामान्य घनत्व वाले राज्यों। तो 251 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वाले राज्य इस वर्ग में सम्मिलित होते हैं। इसमें गुजरात, गोवा, त्रिपुरा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब, झारखंड, ओडिशा और असम आदि राज्य सम्मिलित है। फोर्थ नंबर पे आता है दोस्तों उच्च घनत्व वाले राज्य। तो इस वर्ग के राज्यों में जनसंख्या का घनत्व 500 से 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। इस वर्ग में उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और केरल सम्मिलित हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं जनसंख्या। फिफ्थ है दोस्तों अति उच्च घनत्व वाले राज्य। तो इसमें दोस्तों 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व वाले क्षेत्रों को इस वर्ग में रखा गया। इसमें बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सभी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप तथा दमन व दीप सम्मिलित है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है, जो अन्य सभी राज्यों के घनत्व से अधिक है। अब दोस्तों हम अगली क्लास में देखेंगे जनसंख्या वृद्धि को। तो दोस्तों जो कि हमारी 27 नंबर की क्लास होगी। तो पिछली सारी क्लास दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेना। ऊपर के आई बटन में भी दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है। तो दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना ज़्यादा तो और शेयर करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।